होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज करेंगे, नॉट साइंसेज, याद रखिएगा, क्योंकि 3rd to 5th तक जो है एनवायरमेंटल स्टडीज होता है, साइंस नहीं होता। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है ना। तो पर्यावरण अध्ययन पे हम डिस्कशन करेंगे और ईवीएस अपने अंदर, हालांकि ये अलग बात है, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंट तीनों को इंक्लूड करके रखता है, जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की। ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। मैं ये दोबारा तो नहीं रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया होगा तो, है ना। और पेपर वाली प्रैक्टिस हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस 2023 के ऑनलाइन एग्जाम्स में आए हुए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। वो अभी सीटेट की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुए हैं, मैं होपफुल हूं कि जल्दी हो जाएंगे, बट अपने पास हैं और हम लोग डिस्कशन उनका कर रहे हैं। ठीक, ये क्लास 1 है। ऐसे ही हम 30 मतलब जिस भी सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक दिन, 1 या 2 दिन वीक में निकाल के, बाकी के 4 दिन जो है पेडागोजी और 1 दिन कोई और सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि जिसका पेडागोजी स्ट्रांग है दैट मींस वो अदर सब्जेक्ट्स भी डील कर सकता है। इसका एक एग्जांपल आज के सेशन में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे प्याजे से क्वेश्चन ईवीएस में भी आया हुआ है ना। और भी कुछ चीजें जो आपका कॉमन सेंस है वो बहुत लागू होगा। ये एक ऐसा सेट है, 24 जनवरी का सेट है ये, 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ कोर्स पेपर 1 में ही होता है ईवीएस, है ना। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सारी एक साथ कल शाम तक या मंडे को आपको मिल जाएंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, बिना कहे कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको सेशन पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही प्यारा, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ क्वेश्चन। और निशा आज हमारे साथ है तो थोड़ा हंसी मजाक भी होगा, उसके लिए भी आप खुद को तैयार महसूस कर सकते हैं। तुम आज तैयार तो ऐसे हो गए हो जैसे मॉडलिंग होगी, बस यहाँ रैंप वॉक होगी। है, ये रैंप हमने इसीलिए बनवाया है? देखो एक बार तो आप निशा को याद कर रहे थे, हमने सोचा निशा को बुला लेते हैं पोल लगाने के लिए, बहुत दिन से सीरियस माहौल हो रहा था। चलिए खैर आ जाइए, बताइएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। इतना आसान क्वेश्चन दुनिया में बना ही नहीं है। और ये एक ऐसा सेट है जो मैंने देखा कि जनरली एक क्वेश्चन मैप से इंडिया के, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन ट्रेन वाला, एक क्वेश्चन डायरेक्शन वाला, वो सब इसमें है ही नहीं। मतलब 3 टाइप है ही नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, जो एनसीईआरटी में 3rd to 5th में नहीं है, वो भी है ना। तो मस्त प्रैक्टिस करनी इसी तरह से मिक्स्ड क्वेश्चंस की। देखते हैं आउट ऑफ 30 आप कितने सॉल्व कर पाएंगे। 24 जनवरी का पूरा सेट है अभी 2023 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे, बस लेंथी बनाया गया। पता है इसमें एक बात जो मैं नोटिस कर पा रही हूं ऑनलाइन एग्जाम्स में सीटेट के, ये आपके कॉम्प्रिहेंशन को चेक करना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ के भाषा कितने अच्छे से समझ पाते हैं। जिसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, जिसका पढ़ के समझने की क्षमता अच्छी है, वो ज्यादातर क्वेश्चंस डील कर लेगा, है ना। सेशन लेट हो रहा है, अगर मंडे से सेशन 9 बजे वाला है या 9:15 नहीं हो पाया तो इसका टाइम हम परमानेंटली 9:30 कर देंगे, क्योंकि कुछ भी करके सेशन लेट हो जाता है, कई दिनों से मैं ये देख रही हूँ। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे तो आज छुट्टी रखने का मूड था, सैटरडे है, बहुत सारे दोस्तों से मिलना होता है, पेंडिंग दोस्त पड़े हुए हैं बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाला हुआ है ना। नाराज वाराज हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। देखिएगा डी ऑप्शन है, 85% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। मजा आएगा आज के डिस्कशन में, पक्का पक्का। अब एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ, जब हम बात ईवीएस की कर रहे हैं, जो कि पेपर 1 में 30 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का पेपर 1 में ईवीएस आपका आता है। अब ये ईवीएस सिर्फ एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं है कि आपको सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते रहना है। इसमें से 15 नंबर नॉर्मल क्वेश्चंस या जनरल क्वेश्चंस आएंगे। जीक्यू का मतलब वो जीके नहीं है, जनरल सामान्य क्वेश्चंस, जिसमें 2 तरीके के हो सकते हैं ये क्वेश्चन, सॉरी, एनसीईआरटी बेस्ड। ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन ये ऐसे भी डाल देते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस जो आपके जनरल अवेयरनेस टाइप के होंगे या एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगे, चाहे वो यूपी टेट में या जनरल जो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के होंगे, है ना। और 15 नंबर में प्योर पेडागोजी आती है। कई बार ये 15 से 17, 20 तक भी पहुंच जाती है किसी किसी पेपर में। ये पेडागोजी आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकती है यदि आपने सीडीपी को अच्छे से पढ़ा है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। पूरा एनसीईआरटी की समरी भी लेट्स लर्न पे आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप मैराथन्स देख लें, चैप्टर वाइज भी समरी अवेलेबल है, आप सर्च करके पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे ही, लेट्स लर्न पे ही। ईवीएस की पेडागोजी भी बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कराई हुई है। ईवीएस की प्रीवियस प्लेलिस्ट या मैराथन सेशन आप देख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो इन दोनों को मिलाकर के 30 नंबर बनते हैं और इन 30 नंबर को हम आज डिस्कस करेंगे। आप कह रहे हैं 85% लोग के डी ऑप्शन है। समझते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। एक पहेली दी हुई है, पहेली कुछ नहीं, आपका थोड़ा सा समय इनको कंज्यूम करना है पेपर में, इसलिए क्वेश्चंस बड़े करके दिए जाते हैं। दूसरा, बच्चों की लैंग्वेज में बात हो रही है ना। तो क्या है भाई ये रिडल क्या है? कुहू कुहू इज माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड।
मतलब कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, है ना, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो मैं क्या कहलाती। मतलब कुहू कुहू इज माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव मी फेम, जस्ट टेल मी व्हाट इज माई नेम। बताइए भाई, सुंदर सुरीली आवाज किसकी होती है? मैना की, पैरट की, डव की या फिर कोयल की? तो डव की नहीं, कोयल की होगी। कोयल की जो आवाज है वो बहुत सुरीली, हम कहते हैं ना, कोई अच्छा भी गाता है तो हम कहते हैं अरे बड़ी प्यारी कोयल जैसी आवाज है। कोयल जैसी आवाज है मतलब बहुत ही सुरीली, बहुत ही अच्छी, कानों को सुनाई पड़ती है। तो कोयल, और कोयल एक क्लेवर बर्ड माना जाता है। रीजन है एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, मैं बीच बीच में आपको याद दिलाते हुए चलूंगी। कोयल को क्लेवर भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आपका कौआ है या क्रो है, उस क्रो और कोयल के जो अंडे हैं, एग्स हैं, वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं, या मैं कहती हूं कि बहुत हद तक उनमें सिमिलैरिटी होती है, लगभग सेम दिखते हैं। तो कौआ जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, अपने अंडे पहचान नहीं पाता। कोयल जो है अपने जो एग्स हैं उनको रख जाती है कौए के पास और वो फिर बच्चे पालता रहता है उसके। अगर हम बात करें यहाँ पे एक हल्का सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि कोयल के जो एग्स हैं वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं, यानी जो क्रो है उसके एग्स से, कौए के एग से हल्के से छोटे पाए जाते हैं जो कोयल के एग्स हैं, अंडे हैं। ठीक, ये एक बेसिक सी जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है और अब आप जवाब देंगे। अब देखिए ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इस बार आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से आ जाएं। हो सकता है पूरे 15 के 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ जाएं, हो सकता है 5-7 क्वेश्चन इस तरह के आ जाएं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली हमें देखने को नहीं मिलते। उसके लिए आप 6th 7th 8th की साइंस पढ़ लीजिए, आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, हद से हद इतना ही काफी है। ठीक, देखिए एक बार अगर हम बात करते हैं, 49% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? विद द इंक्रीज इन पोचिंग ऑफ डियर्स इन द फॉलोइंग फूड चेन। फूड चेन सुना है सबने? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी गूगल पे डालिए फूड चेन, आगे लिखिए एनसीईआरटी, अपने आप टॉपिक निकल के आ जाएगा, है ना। इतना काम कर लेना है, जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी की किताबें ही खरीद के पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि साइंस के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे 6th 7th 8th के। तो जो बेसिक टॉपिक्स आए हुए हैं आपको मिल रहे हैं उनको आप एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, फूड चेन के बारे में पढ़ना है। पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, फूड चेन का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था। जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ इस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आने लग गए। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ, यानी अगर जो डियर है, ये फूड चेन का एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, ग्रास यानी घास, घास खाएगा डियर, डियर को खा जाएगा टाइगर यानी बाघ। अब अगर डियर को मिसिंग, इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि डियर मिसिंग हो जाए यदि, यानी हिरण को अगर हम गायब करते हैं बीच में से, तो किसकी संख्या पर प्रभाव पड़ेगा? घास घटेगी या बाघ घट जाएंगे, यानी टाइगर्स, नंबर ऑफ टाइगर्स कम हो जाएंगे या ग्रास की क्वांटिटी कम हो जाएगी? बताइए भाई, शेर तो घास नहीं खाता ना, हम कहते हैं बाघ हो शेर हो व्हाटएवर, ठीक, दोनों ही नहीं खाएंगे। व्हाट विल हैपन टू द फूड चेन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, यानी कुछ साल तक यदि हम बहुत ज्यादा शिकार, डियर का शिकार यदि होता रहेगा तो किसकी पॉपुलेशन में इवेंचुअली डिक्लाइन होगा, यानी कम हो जाएगी? पहला है ग्रास विल स्टार्ट टू डिक्रीज, के ग्रास डिक्रीज हो जाएगी, बल्कि ग्रास को तो खाने के लिए डियर नहीं बचा, एक प्रजाति कम हो गई तो ग्रास की क्यों क्वांटिटी कम होगी? नहीं होना चाहिए ऐसा। टाइगर्स विल इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, यानी बाघों की संख्या बढ़ जाएगी। बाघ खाएंगे क्या? जब डियर गायब है तो बाघों की संख्या कैसे बढ़ेगी? ठीक, यहां पे ये 3 ही लोगों की बात हो रही है, ये मत कह देना कुछ और खा लेंगे जाकर के। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स विल डिक्रीज, यानी जो बाघों की संख्या है वो घट जाएगी। बात तो सही है। टाइगर्स विल चेंज देयर फीडिंग हैबिट, ये सब नहीं करना, आपको इंपैक्ट बताना होता है। ऐसे अपनी मर्जी से ये नहीं कहना होता कि फूड हैबिट्स चेंज कर देंगे, आपको इस चीज का इंपैक्ट बताना है कि डियर के गायब होने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा फूड चेन पे। और ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है ना, अपनी मर्जी से नहीं बता देना है, ठीक है ना। कॉमन सेंस यूज करिए बट सही तरीके से, ठीक, कि ऐसा नहीं उनका मन करेगा आज से भाई खिचड़ी खाएंगे क्योंकि आटा नहीं है घर में, वो वाला सीन बहुत बाद की बात है। बट अगर हम इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया को आप साइड कर दीजिए, है ना, बस यही 3 है दुनिया में, ठीक है ना। बाघों की संख्या घट जाएगी, अगर सिर्फ यही 3 इस सिनेरियो में है, हिरण को हटा दिया तो भाई बाघ क्या खाएगा? बाघ के लिए हिरण नहीं मिलेगा खाने को और कहानी खत्म, ठीक है ना। ईवीएस की क्लास भी होगी भावना, डोंट वरी, हो जाएगी, वो सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, टेंशन ना लो। अभी बाकी क्लासेस कम पड़ रही है, 7-7 क्लासेस हो रही है एक दिन में। देखो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर हम फूड चेन की बात कर ही रहे थे तो यहाँ पे एक चीज और हम समझ सकते थे कि प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड चेन में। प्रोड्यूसर क्या है? उत्पादक, जो सन का यूज करके और पूरा जो भी एनवायरमेंट में चीजें हैं उसको यूज करके घास उगती है, ये हो गई क्या? प्रोड्यूसर हो गई, उत्पादक। वहीं डियर क्या है?
ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी जो इन प्रोड्यूसर्स को खाके या इनके बल पे जीवित रहेगा। अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला एक और व्यक्ति आ गया जो है आपका, और ये हर्बीवोर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, वो यानी घास को खाने वाला हिरण क्या है, हर्बीवोर्स है, शाकाहारी है। वहीं अगर हम बाघ की बात करें तो ये कार्निवोरस हो जाएगा, कार्निवोर्स में जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसको खा रहा है। ठीक है ना। चलिए खैर, ये फूड चेन एक बार सर्च करके जैसे बताया एनसीईआरटी का, वो पढ़ जरूर लेंगे जो लोग बैचेस में, उनको पढ़ा दिया जाएगा। ईवीएस बढ़िया पढ़ाते हैं विवेक सर। देखिए एक बार, तो ये एक फूड चेन है जिसको आप देख पा रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या है यहाँ, ग्रास, जो कि डीकंपोजर्स जो नीचे बनते हैं जमीन के, बेसिकली सॉइल में है, जमीन के नीचे क्या सॉइल में है, उनसे प्रोड्यूस होकर के या सनलाइट का इस्तेमाल करके डीकंपोजर्स के साथ ग्रास प्रोड्यूस हो रही है। उत्पादक ग्रास हॉपर, टिड्ढा नहीं होता वो जो घास खाएगा, फ्रॉग हो सकता है जो इस ग्रास हॉपर को खा जाए, फिर स्नेक होगा जो फ्रॉग को खा जाए, ईगल आएगा जो ये टर्शरी बोल देते हैं इनको, स्नेक को खा जाएगा। तो ये फूड चेन है, इसको थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लेना है जरूर। ठीक। और फूड वेब क्या होता है, तो जिसमें मल्टीपल फूड चेन्स होती है उसको फूड वेब कहते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये तुक्का भिड़ने वाली बात है कि एक आध क्वेश्चन अगर इस तरह का आए तो किसी भी बात से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में बन नहीं सकता। यदि जो व्यक्ति अपने एनवायरमेंट में जागरूक नहीं है इतना भी कि उसको ये नहीं पता कि AQI क्या होता है, तो फिर समस्या आने वाली है ना। फिर समस्या आने वाली है। क्यों? क्योंकि अब आपसे सिर्फ पेपर में ये नहीं पूछा जा रहा कि आपने रट्टे कितने लगाए हैं, आपसे ये भी देखा जा रहा है कि आप एनवायरमेंट में थोड़े बहुत अवेयर हैं कि नहीं है, है ना। तो द AQI ऑफ, अब ये किसी किताब में आपको दिया नहीं जाता एनसीईआरटी की, आपको दे दिया हो 3rd to 5th में। द AQI ऑफ दिल्ली इन December 2020 was 331। AQI denotes which of the following, यानी दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI जो है वो 331 था। निम्नलिखित में से AQI किस से चिन्हित करता है? AQI की फुल फॉर्म। 74% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत न्यूज देख लेगा या थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर की शक्ल देख लेगा या थोड़ा बहुत भी अवेयर है, उसको AQI के बारे में पता होगा। और दिल्ली के आसपास हम हर साल सुनते हैं, कभी ऑड इवन ले आई थी जो गवर्नमेंट है एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि हालत खराब है एनवायरमेंट में, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ही खराब स्थिति में है। तो AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए? लेस देन 100 होना चाहिए, उसको ऑप्टिमल माना जाता है या बेटर माना जाता है कि भाई 100 से नीचे AQI होना चाहिए। और हम देख रहे हैं दिल्ली में हालत क्या, 331 AQI। कब? दिसंबर की बात हो रही है। और आज भी कितना है, मैंने फोन में मैं लगा के रखती हूँ जनरली। दिल्ली की हालत खराब होना कुछ है नहीं, देख के भी, है ना। तो 116 दिखा रहा है भाई, 116। ये दिल्ली है, पता चले मैंने कहीं वसूरी लगा दिया हो, है ना। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ 116 AQI देख करके कि ये 116 है। हाउ डज इट पॉसिबल? चलो कोई बात नहीं। और टेम्परेचर क्या है आज? 32 डिग्री सेल्सियस। चलिए खैर, तो अगर हम बात करें लेस देन 100 AQI इज गुड, है ना। नोएडा जाओ, वो पूरा अपना मार्केटिंग करके रखते हैं, देखो ये वाले एरिया का लेस देन 50 है, तो इंसान का मन करे यार क्या दिल्ली में पड़े हैं, इधर ही आ जाते हैं। देखिए एक बार, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? लेस देन 100। वायु गुणवत्ता सूचकांक, A फॉर एयर, Q फॉर क्वालिटी, I फॉर इंडेक्स। बेसिक सी जानकारी है, इतना हमें पता होना चाहिए, है ना। इसकी रीडिंग अगर लेस देन 100 आ रही है AQI में तो ठीक है एनवायरमेंट, 100 से ऊपर दिक्कत है। और अगर हम बात कर रहे हैं जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए पहले दिक्कत बनेगी, बाकी सभी के लिए भी दिक्कत ही है। कहा जाता है जो इंसान दिल्ली में रह रहा है और एक नॉन स्मोकर है, भैया 10-20 सिगरेट तो वो भी दिन की फूंकी लेता है बिना स्मोक किए। क्यों? क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स ही इतना खराब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आते हैं, दिल पे ले गई मैं क्योंकि दिल्ली में रह के ये सब आता ही है दिमाग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मैमल फैमिली, यानी कि स्तनधारी परिवार का कौन सा एक व्यक्ति, तो नहीं कहेंगे, मैमल ही कहेंगे, इन 4 ऑप्शंस में से है? बताइए। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, फटाफट से बताएंगे। मैम मेरे यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस है। ओ भाई, कहाँ रहते हैं आप? राजस्थान या उधर साउथ इंडिया में? यहाँ भी हो ही जाता है दिन में, अभी तो रात के 9:45 बजे है ना, तो ये तो बहुत ही सुहावना मौसम होता है। अदरवाइज हायर तो यहाँ भी हाईएस्ट जो रहा होगा दिन में वो 40 डिग्री सेल्सियस, रात को लोएस्ट हो जाएगा 25, अभी 32 है। ठीक है ना, मुझे बड़ा मजा आता है ये सब देखने में। देखना एक बार, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मैमल फैमिली, और मुझे इससे एक किस्सा भी याद आ रहा है बट अभी मैं ज्यादा सुनाऊंगी नहीं, चलो सुना देती हूँ। क्या तुमसे रिलेटेड तुम्हें सुनना है? अच्छा कुछ नहीं, जब दीदी कॉलेज जाती थी BSc में तो उनको थोड़ा शौक है फैशन का,
तो वो प्रॉपर हर दिन टेम्परेचर देख के निकलती थी, आज क्या टेम्परेचर, किस तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, अभी भी यही करती हैं खैर, बट तब का मुझे याद है हम लोग एक ही रूम में रहते थे उस समय। तो शी इज स्मार्ट, यस। देखो एक बार तो देखते हैं फटाफट से क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मैमल फैमिली, और मैमल फैमिली यानी स्तनधारी परिवार में से कौन सा एक आएगा। मैमल्स जनरली कहा जाता है कि अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, और ये इनकी जो फीमेल्स हैं वो मिल्क से फीड कर सकते हैं अपने बच्चों को, मिल्क प्रोड्यूस करके। ठीक है, सेम पिंच कह रही हैं पूजा दीक्षित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, कमाल कमाल, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार तो ए ऑप्शन जो है वो वेल्स आप लोग कह रहे हैं 76% लोग, बहुत स्मार्ट लोग हैं आप लोग, है ना। वेल बिल्कुल सही बात है, वेल को एक मैमल में काउंट किया जाता है। देखी होगी ना वेल्स, वो पुरानी मूवीज में भी आती थी आई थिंक, देखिए तुमने? नहीं, वो तो डॉल्फिन्स दिखाते हैं। तो वेल क्या है आपकी, ब्लू वेल गेम भी आया था एक, याद होगा, बच के रहना ऐसी चीजों से। तो ये मैमल है, क्यों? क्योंकि एक तो यंग वंस को जन्म देंगे, दूसरा क्या है, दे कैन फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। ठीक है ना बात। फ्रॉग्स आप देखते हैं एग ले करेंगे, पिजन, लिजार्ड, ये सब आपके या तो रेप्टाइल हैं या फिर ये आपके उभयलिंगी बोलते हैं ना, फ्रॉग को हम उभयचर बोलते हैं, उभयलिंगी तो एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी, सीडीपी मिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। आगे बढ़े, ओमनीवोर्स बोलते हैं बेसिकली, और लिजार्ड आपका रेप्टाइल में आ गया, वो बर्ड है ही। चलिए खैर, ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। कोई कह रहा है, रोशनी कह रहे हैं आज आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। अच्छा धन्यवाद, वैसे तो मैंने क्या ही बताऊं। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5, आज लेट्स लर्न की टी शर्ट पहनी, नई बन के आई, एकदम ताजा ताजा, पीछे देखो लोगो एकदम चेंज हो गया है। और निशा को मैं, हाँ निशा थोड़ा सा दुखी है, इनके साइज की टी शर्ट नहीं भिजवाई है हेमंत जी ने, भिजवाएंगे कोई बात नहीं। द प्रैक्टिस ऑफ लंगर कोनोट्स डैश, लंगर की प्रथा संकेत करती है। भाई ये जो लंगर की प्रथा आपको पता है गुरुद्वारे में होती है ना, और ये एनसीईआरटी में गिवन है, इस पे चर्चा है, एक चैप्टर में थोड़ी सी बातचीत है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ा है। दूसरी बात एक और है, ये आपकी जनरल अवेयरनेस भी है कि आप अपने एनवायरमेंट में कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं। ठीक, तो लंगर कोनोट्स मिड डे मील स्कूल में, जिसको पीएम पोषण योजना बना दिया ना अभी, ठीक, पीएमएस, पीएम पोषण योजना, व्हाटएवर, खैर पीएमएस है या क्या है, पीपीएस होना चाहिए इस हिसाब से, बट पीएमएस ही आई थिंक। फ्री कम्युनिटी किचन या कॉन्ग्रेगेटेड ऑफरिंग या सेक्रेड फूड, बताइएगा एक बार फटाफट से बताओ। बी ऑप्शन, फ्री कम्युनिटी किचन। भाई लंगर क्या है, फ्री होता है, हम सबको पता है, मुफ्त समुदाय रसोई है, कि हम कम्युनिटी को बिठा करके खिला रहे हैं, है ना। आप कभी भी जाएं और लंगर में फ्री खाना खा सकते हैं। क्या हुआ, फ्री कम्युनिटी किचन प्रैक्टिस है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6। एक थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज, यानी वाटर टेबल के नीचे जो ग्राउंड वाटर हार्ड रॉक्स में स्टोर्ड है, लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स, मतलब भौम जल यानी भूमि का जो जल स्तर है, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहेंगे क्या। यानी वो पत्थर हो सकते हैं, वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, रेत हो सकती है नीचे, जिसमें पानी बैठा हुआ है आपके ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे, क्या कहेंगे उसको। अच्छा धन्यवाद, शहजाद कह रही हैं कि रोज स्मार्ट लगती हैं। आज का टॉपिक यही रहेगा क्या, बस देखिएगा। मिड डे मील ऑफकोर्स एक स्कीम है, उसका नाम बदल करके इन्होंने पीएम पोषण योजना कर दिया ना, 1995 से शुरू हुआ था। देखिए फटाफट से जवाब दीजिए, लाइक शेयर करना आप भूल गए हैं आज। 13,501 लोग होकर के भी 501, ऐसा नहीं लगता ऐसा शगुन दे रहे हो, 501 221। देखो एक बार, और कितने लोगों ने लाइक किया, 4,600 ने। कहाँ हैं ये बाकी के 8,000 से ज्यादा लोग, बताइए। ए ऑप्शन 79% लोग। अंडरग्राउंड वाटर, नहीं यार अंडरग्राउंड वाटर की तो बात ही हो रही है, ग्राउंड वाटर अपने आप में अंडरग्राउंड वाटर तो कहलाएगा, और क्या कहोगे उसको। ये जो हार्ड रॉक्स हैं, पूछा क्या है ये देखो, लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो दी वाटर टेबल। इन हार्ड रॉक्स को क्या कहेंगे, ये सेडिमेंट्स हो सकते हैं, है ना, ये पत्थर हो सकते हैं, ठीक, बलुआ पत्थर या मिट्टी, रेत, वो सब हो सकता है जो पानी को होल्ड करके रखे। तो ये एक्विफर या फिर जलभर कहेंगे इसको, और इसका कोई और नाम नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी हमें पढ़ लेनी है जब हम वाटर टेबल के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये ऐसे टॉपिक है जिनको एक्स्ट्रा में लिख लो कि फूड चेन के बारे में पढ़ना है, वाटर टेबल के बारे में पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और जवाब दीजिए। जनता क्या चाहती है, जवाब बताइएगा एक बार।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स पे लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है, आज से नहीं जमानों से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, ऑप्शन ए है द वेट ऑफ अ 3 month old बेबी एलिफेंट इज अबाउट 2 क्विंटल्स, यानी कि द वेट ऑफ अ 3 month old बेबी एलिफेंट इज अबाउट 2 क्विंटल्स, यानी 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, यानी 200 kg वेट 3 महीने के हाथी के बच्चे का। हमारे तो जीवन भर में ना हो, जिसका हो जाए वो हेल्दी नहीं है, ठीक है ना। तुम तो नहीं पहुंच गए 200 किलो तक फिर तुम्हारे लिए एक बड़ा गेट लगवाएंगे यहाँ। निशा आ रही है भाई। देखो एक बार ऑप्शन बी, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours, यानी 2 से 4 घंटे ही रेस्ट करते हैं। इतने बड़े शरीर के साथ आपकी तरह नहीं है 10 घंटे सो गए तो उठे ही नहीं, है ना, अगले दिन ही उठाएंगी मम्मी। हाँ बात सही है, ये दोनों ही बातें हमें सही, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही हैं। सी ऑप्शन है, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 24 hours। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो 2 क्विंटल्स नहीं होता, ये होता है 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स, यानी जो झाड़ियां और पत्तियां हैं वो लगभग 100 किलोग्राम तक की ही हाथी खाता है, 200 किलोग्राम नहीं खाता। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वेट 200 किलोग्राम हो सकता है, बट वो जो पत्तियां खाता है वो 100 से 100 किलोग्राम के आसपास ही खाता है एक दिन में, है ना। वो कहा जाता है ना, हाथी को लेना आसान है, पालना मुश्किल है, ठीक है ना। ये कार्स पे भी अलाउ, मतलब एलिजिबल है ये बात कि भैया जो महंगी गाड़ियां हैं उनका मेंटेनेंस तगड़ा लगता है। अभी आई है गाड़ी सर्विस होके तो मुझे याद आ गया, है ना। देखो एक बार 65,000 बिल बना दिया उन्होंने। देखो, एन एलिफेंट हर्ड कॉम्प्राइजेज मेंबर्स ऑफ 2-3 फैमिलीज एंड द ओल्डेस्ट मेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, यानी एक जो एलिफेंट हर्ड है, जो हाथियों का झुंड है, उसमें 2 या 3 फैमिलीज होती हैं बस, और ओल्डेस्ट मेल एलिफेंट को लीडर कहा जाता है। ये दोनों ही बातें क्या है, गड़बड़ है, ठीक, नहीं चलेंगी। तो सिर्फ ए और बी सही है। ए और बी कहां है ऑप्शन में, ढूंढो ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कितने लोगों ने सही दिया है, 45% लोग अब जाकर के सही दे पा रहे हैं, यानी 4 ऑप्शन आपको दे दो तो आप कंफ्यूज आते हो, है ना, कंफ्यूज जाते हो, वॉट, ठीक, क्लियर है। हाँ, सुबह शाम खाएगा तो 200 किलो हो जाएगा। अरे नहीं यार, एक दिन की बात हो रही है तरुण, ऐसे अपने आप तुक्के नहीं लगा लेने के सुबह के नाश्ते में 100 किलोग्राम, फिर 1 क्विंटल दोपहर, फिर 1 क्विंटल शाम को, तो 300 किलोग्राम हाथी का खाना हो गया। फिर आपको नहीं मिल पाएगा खाना इतना अगर हाथी ही खा जाए तो। फास्ट कराओ, दोस्तों के साथ गपशप करना है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है इनके पास, गपशप के लिए टाइम है, इसके बाद करिएगा। गपशप आप मेरे से करिए, मैं कर रही हूँ ना गपशप। देखो ए एंड बी दोनों सही हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो हाथी जो है वो 100 किलोग्राम तक खाता है, 100 kg या 1 क्विंटल जिसको हम कहेंगे। वहीं 2 से 3 फैमिली नहीं होती। आपके जो हाथी हैं वो 10-12 हाथी होते हैं, और उसमें फीमेल एलिफेंट्स होती हैं ज्यादातर, और यंग वंस उनके बच्चे होते हैं, है ना। और 14-15 साल के होते ही जो मेल एलिफेंट होंगे वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फीमेल एलिफेंट जो सबसे ओल्डेस्ट या जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी है वो झुंड की क्या होगी, सरदार होगी, यानी क्या होगी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड। मेल एलिफेंट नहीं, मेल एलिफेंट्स तो होते ही नहीं है हर्ड में, या तो बच्चे होते हैं या मादा हाथी होती हैं, फीमेल एलिफेंट्स होती हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है क्योंकि यही बातें तो काम आएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये, फटाफट से बताइएगा। तो हाथी के बारे में एक दो चीजें और हैं, जैसे कि हमें पता है कि वो मड से खेलना पसंद करते हैं, कीचड़ से, मिट्टी से, पानी से, मड एंड वाटर। और ये जो मड है उनकी जो स्किन है उसको कूल रखने में हेल्प करता है गर्मी में, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। इनके जो कान होते हैं वो पंखों की तरह काम करते हैं, जो ईयर्स हैं फ्लैप की तरह काम करते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के, ठीक। और हाथी क्या है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट एग्जिस्टिंग मैमल है, यानी सबसे बड़ा मैमल जो है हाथी अर्थ पे एग्जिस्ट करता है वो हाथी ही है सबसे बड़ा, ठीक। बिगेस्ट लिख भी देती हूं यार मैं, बिगेस्ट मैमल, बिगेस्ट एग्जिस्टिंग मैमल, यानी पुराने जो एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, उनकी बात नहीं हो रही। अभी हम मैमल की बात कर रहे थे ना, उसमें आपके वेल वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीटा पॉइंटेड टू अ बर्ड एंड सेड, रीटा ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, क्या कहा, दिस बर्ड्स आईज आर इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, यानी सर के यहाँ पे खोपड़ी पे लगी हुई हैं, सर के आगे लगी हुई हैं, इन फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ अ बर्ड लगी हुई हैं, लाइक माइन, जैसे हमारी लगी हुई हैं, ठीक है ना, आंखें। विच बर्ड डू यू थिंक शी वॉज पॉइंटिंग टू, यानी रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। यानी जनरली क्या होती है, पक्षी की आंखें ऐसे होती हैं, मतलब एक इस साइड दूसरी उस साइड, लेकिन यहां पे बात हो रही है सामने लगी हुई हैं आंखें, मतलब हमारे जैसे ही लगी हुई हैं।
अब इसमें आप लोग मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं, कबूतर है, गौरैया है, यानी पिजन, स्पैरो, आउल, क्रो, कौन है ये? तो ये आपको पता होना चाहिए, आउल है ये, है ना, उल्लू है। आपके बारे में बात नहीं हो रही है ना, आपके किसी दोस्त के बारे में बात हो रही है ना, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उसके बारे में बात हो रही है। खैर ये तो हुई मजाक की बात। और जो आउल है वो व्हाइट एंड ब्लैक में देख पाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में बेसिकली, क्योंकि जो भी नाइट में जगने वाले एनिमल्स हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही चीजें दिखती हैं। उनको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था ना पहले, यानी सफेद और काले रंग में ही, उनको कलर्ड विजन, उनके पास आपका 1080p वाली HD पिक्चर्स उनको नहीं नजर आती कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट में कलर जो है HD नजर आता होगा। जो पक्षी या बर्ड्स या जो भी जो जीव जंतु हैं वो दिन में जगते हैं, उनको कुछ हद तक कलर्स दिख पाते हैं, वो रंग देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही चीजें नजर आती हैं। वैसे तो मैं भी रात में ही जगती हूँ, बट मुझे कलर अभी तक नजर आ पा रहे हैं। जिस दिन ब्लैक एंड व्हाइट होंगे मैं दिन में जगना शुरू कर दूंगी, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें आउल की, तो ये आप देख पा रहे हैं, इसकी जो आंखें हैं वो इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड हैं, ठीक है ना, आउल। ठीक है, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक, तो आउल क्या है? उल्लू, रात को जगता है, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही इसको चीजें दिखती हैं, और आंखें बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ दी हेड है, एकदम शक्ल के मतलब सॉरी सर के सामने है। जबकि बाकी बर्ड्स में अगर हम देखें, मान लीजिए पिजन है ये, तो इसकी आंखें बोथ साइड्स हैं, अपना जो खोपड़ी है उसके दोनों तरफ हैं। वहीं और आईज जो है फिक्स्ड होती हैं, एक बर्ड में मूव नहीं कर पाता, उसको पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी अगर उसको चीजें देखनी है तो। किसको? बर्ड्स को, ठीक है ना। बर्ड्स पे एक पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी में, मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे, उसमें भी ये कहानी लिखी हुई है ना। निशा मैडम के सौजन्य से भी कंपाइल करने में इनका पूरा हाथ रहा है ईवीएस वाली पीडीएफ को। लोकटक लेक, तो गलती अगर कुछ है वो भी इनकी है। भूल गई क्या तुम? भूल गई पोल लगाना? लगा तो दिया। इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया, मुझे लगा ऐसे चैटिंग वेटिंग में बिजी हो। लोकटक लेक इज द ओनली प्लेस फॉर विच काइंड ऑफ एंडेंजर्ड डियर्स, यानी संकटापन्न हिरणों के लिए लोकटक झील एक स्थान है। यानी किस प्रकार के एंडेंजर्ड डियर्स, यानी जो गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनमें से कौन सी प्रजाति के लिए लोकटक लेक जो है एक ओनली प्लेस है जहां पे किस तरह के डियर रहते हैं, वो आपको पहचानना है। डियर आपका प्यारा प्रिय नहीं, ये हिरण वाला डियर है। कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं? 43% लोग गलत दे रहे हैं। संगई ये हिरण है या डियर है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इस पे थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। एंडेंजर्ड जो आपके स्पीसीज हैं, और दूसरा जो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। एक आध क्वेश्चन अगर बहुत खराब आपका शिफ्ट आ जाए तो पूछा जा सकता है, जनरली नहीं पूछता। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ये क्वेश्चन निश्चित है, आता ही है हर बार, एनसीईआरटी से ही है। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट आर कॉल्ड एज insectivorous plants as they trap insects using specialized leaves or parts of leaves. These plants derive dash from insects. ये मैंने एनालिसिस में भी जब आना शुरू हुआ था आपके साथ डिस्कस किया था। क्या कहता है ये? वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके, जो इनकी पत्तियां होती हैं पौधों में, मैं अभी आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगी, उनसे जो कीट होते हैं या कीड़े होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। ठीक, ये क्या निकालते हैं? इन कीटों से, इन इंसेक्ट से पौधे को क्या मिलता है? कुछ तो मिलता ही होगा ना, दुनिया ही गिव एंड टेक की है, कुछ तो फायदा हो रहा होगा तभी कर रहे हैं ये, है ना। ऐसे मजाक मजाक में थोड़ी कर रहे हैं इंसान की तरह। और स्पेशली जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नीड के लिए काम करते हैं, चाहे वो आपका शेर हो, चाहे जितने भी एनिमल्स हैं, इंसान ही है जो लालच पे काम करता है जनरली। तो ये अपने शौक के लिए तो करते नहीं, मन कर रहा है शिकार करने चले गए, कुछ तो मिल ही रहा होगा, फूड है इनके लिए तो वो। तो अगर हम देखें यहाँ पे ए ऑप्शन न्यूट्रिएंट्स, कितने लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं? 86% लोग। बहुत बढ़िया यार, पोषक तत्व मिलते हैं इनको, है ना। एयर, वाटर, सॉइल, ये सब तो एनवायरमेंट से मिल जाएगा, इसके लिए कीड़े को मारने की क्या जरूरत है। तो न्यूट्रिएंट्स ये प्राप्त करते हैं। और पिचर प्लांट इसको कहा जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप भी इसी तरह का एक पौधा है, और जो आपका पिचर प्लांट है ये मेघालय में मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, पिचर प्लांट का दूसरा नाम नेपेंथीज है, वो भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, और पिचर जैसी शेप है इसकी, घड़े जैसी, इसलिए इसको पिचर कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक लीव है ना। क्या है इसके ऊपर? एक लीव है, एक पत्ती है, और यहाँ पे ये अपनी स्मेल से, किससे अट्रैक्ट होकर के आते हैं? इससे, इसके पास जो कीट पतंगे हैं, स्मेल से। आवाज ही नहीं निकालता है, कई बार पेपर में आ जाता है कि इसकी साउंड से अट्रैक्ट होकर आते हैं। साउंड से अट्रैक्ट होकर नहीं आते, इसकी स्मेल से। ये एक तरह की स्मेल एमिट करता है, जिसकी वजह से जो कीट पतंगे हैं वो आ जाते हैं
है ना। वो बीन वाला सिस्टम पता है ना आपको, सांप, आपका कालबेलियाज जो है यानी सपेरे, वो बीन की किससे वाइब्रेशन से आते हैं, आवाज सुन के नहीं कि अमरीश पुरी बहुत अच्छी बीन बजा रहे हैं तो हम चले जाते हैं, उनको वाइब्रेशंस फील होती है। और इनको ये इंसेक्ट्स को बुलाने के लिए स्मेल का प्रयोग करते हैं, अपनी एक अलग तरह की स्मेल छोड़ते हैं। कौन? नेपंथीज प्लांट या फिर पिचर प्लांट आप इसको कह सकते हैं, मेघालय में पाया जाता है, इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं। और इसी तरह का दूसरा एक प्लांट है जिसको हम वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, कि जो भी आपकी फ्लाइज हैं, मक्खी मच्छर कीड़े हैं, उनको ये ट्रैप कर लेता है इस तरह से, जैसे इसके अंदर आके बैठे और ये बंद हो जाएगा, ऐसे ही ये ढक्कन भी बंद हो जाएगा और जो कीड़ा है, इंसेक्ट है, बाहर नहीं निकल पाएगा, ट्रैप होके टाटा बाय बाय फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों का ही नाम याद रखना है, पिचर प्लांट भी जो कि लेफ्ट में आपको दिख रहा है और वीनस फ्लाई ट्रैप, दोनों ही पौधे इसी तरह के हैं। पिचर प्लांट का दूसरा नाम क्या है? नेपंथीज। बहुत बढ़िया मैडम, आप तो बहुत ध्यान दे रही हैं, चैटिंग पे भी, क्लास पे भी। ये इतनी मल्टीटास्कर आप कैसे हो पाई हैं? हंसी तो देखो है? देखो एक बार फटाफट से जवाब दो। पूछा है वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब वर्ल्ड वाटर डे पूछा है आपसे, योगा डे पूछ सकता था, ये बेसिक डेज है जो आपको पता होने चाहिए एनवायरमेंट के अराउंड। बताइए फटाफट से। पानी भी पी रही हो, चैटिंग भी कर रही हो, पोल भी लगा रही हो, भाई कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे आसपास है, मल्टीटास्कर के 40। देखो एक बार, देखो एक बार, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। बिल्कुल सही जवाब। कितने परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं? 69% लोग, है ना। 5 जून बताओ एक बार, ये भी कमेंट करना 5 जून किस लिए मनाया जाता है, अभी आने वाला ना, बाकी सबको हटा देते हैं। आंसर क्या है? 22 मार्च। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर हम बात करें, ये यूनेस्को बेसिकली इसको कहता है भैया वर्ल्ड वाटर डे मना लो, और पानी जो है हमारे लिए कितना जरूरी है उसकी महत्ता पे बात होती है, फ्रेश वाटर कितना महत्वपूर्ण है नॉल। यूनेस्को क्या है, या यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, ये आप बताएंगे। यूनाइटेड नेशंस। और इसका हेडक्वार्टर किधर है ये मैं बता देती हूँ, लेकिन आप बताएंगे कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर किधर है। ये जेनेवा पेरिस में है ना। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जेनेवा, वो दोनों मिक्स कर दिए मैंने, देख रहे हो, जवाब दे दिया खुद ही मैंने आपसे, जो क्वेश्चन आपसे पूछना था मुझे। ये पेरिस फ्रांस में है। और यूनिसेफ आप बता देंगे, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ बट आप बता दीजिएगा। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को कहलाती है। यूनेस्को हुआ, यूनिसेफ हुआ, ये क्या करते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है पता कर लीजिए। जनरली पहले ये नहीं पूछे जाते थे बट, और ये आपको आगे भी तो पढ़ने ही है, कल को आप केवीएस देंगे, कुछ और देंगे, यूपी में भी पूछ लेता है, यूपी टेट में भी, और अब इधर भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेरिस फ्रांस सही जवाब आप दे रहे हैं, ठीक है ना। यूनिसेफ जेनेवा में है एग्जैक्टली। ठीक है, निशा मैम के दर्शन करा दीजिए। अरे कराया हुआ है रजत, बहुत पहले दर्शन हो चुके हैं, जितनी तुम सज के आई हो कराने के दर्शन। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, अगर हम बात करें आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 एंश्योर्स, क्या सुनिश्चित करता है आरटीई एक्ट? ये तो आपको पता ही होगा। अब आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चंस कुछ हद तक शुरू हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चंस के बाद। फटाफट से जवाब देंगे। राइट टू एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट बात करता है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की। ये जो शिक्षा का अधिकार है बच्चे का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोलते हैं उसको, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी होनी चाहिए एजुकेशन, अनिवार्य होनी चाहिए और मुफ्त भी होनी चाहिए। बच्चों को कोई पैसा नहीं देना, कोई टीसी नहीं चाहिए, कोई टेस्ट नहीं लेंगे आप उसका, और आप एडमिशन से मना नहीं कर सकते। तो 6 से 14 वर्ष का मतलब क्या है? कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है ना, कक्षा 1 से 8 तक। और ये 6 से 18 वर्ष हो जाता है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसी के तहत। अगर दिव्यांग बच्चा है या डिसेबल्ड बच्चा है तो उस केस में, डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है तो उस केस में 6 से 18 वर्ष हो जाएगी उम्र फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। और ये 6 साल तक, जन्म से नहीं, जन्म से 6 तक नहीं, अभी हम कर रहे हैं कोशिश के शुरू से ही शुरू कर दें इसको, हम 6 से ना सीधा शुरू करें। कंपलसरी एजुकेशन 14 साल तक के लिए, मतलब 6 से 14 साल, ना कि जन्म से 14 नहीं है, ये 6 से 18 नहीं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से देखिए और जवाब दीजिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में इसकी बात हुई है बट इन्होंने फसल को चेंज कर दिया। बिलो आर गिवन स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अनियन क्रॉप, यानी आप प्याज की फसल उगा रहे हैं,
इसके लिए स्टेप्स कौन से लागू होंगे बताइएगा। दीज स्टेप्स आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं है, ए बी सी डी ये सारे ई तक 5 स्टेप दिए हुए हैं, बट आपको ये 1 2 3 4 5 के हिसाब से लगाने हैं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। हाँ, आर्टिकल 21A के में बात होती है, जो आपका आर्टिकल 21A है इन्होंने इंसर्ट किया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आरटीई के वजह से। आर्टिकल 45 ECCE की बात करेगा, ठीक है ना। आज से सीटेट की प्रिपरेशन करूं तो क्या बिल्कुल हो जाएगा यार। सीटेट महीने भर में भी करते हैं लोग, 2 महीने में भी। 2 महीना तो बहुत अच्छा समय है जिसमें आप बहुत अच्छे से मेहनत करें तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, और इतना आपके पास अभी है समय। देखिएगा, बताइए, डिगिंग टू लूजन द सॉइल, इसमें आप लोग जवाब अलग अलग जवाब आ रहे हैं। यानी सबसे पहले हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, यानी उसको थोड़ा सा लूजन अप करेंगे, ठीक है, डिग करेंगे हल्का हल्का, बहुत गहरा नहीं, है ना। उसको हम प्लफ नहीं करते, डिग करते हैं बस थोड़ा थोड़ा। तो बात तो सही है, सबसे पहले यही करना पड़ेगा। वीडिंग, फिर खरपतवार हटा देंगे। खरपतवार भैया कहीं फसल होगी तब तो हटेगी ना, पहले फसल तो लगाओ। पहले डिगिंग कर लिया तो वो क्लियर बात हो गई। कटिंग द ड्राइड लीव्स, ये सब तो बाद की बात है। सोइंग ऑफ सीड्स, तो पहले हम डिगिंग टू लूजन द सॉइल, हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, फिर उसके बाद उसमें बीज बोते हैं सेकंड पे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वहां पे क्या कहेंगे उसको पेड़ पौधे या एक्स्ट्रा चीजें उग जाएंगी, उसको वीडिंग, अनवांटेड जो चीजें होंगी उसको वीडिंग के थ्रू, यानी खरपतवार को, खरपतवार ही बोलते हैं उसको, हटा देंगे थर्ड पॉइंट पे। फोर्थ पे क्या करेंगे, पहले अनियन को निकालेंगे, प्लग करेंगे, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालेंगे, बाद में जो उसकी ड्राइड लीव्स हैं उनको साइड कर देते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस बन गया आपका। क्या सीक्वेंस है ये, पहले हमने डिग किया, यानी फर्स्ट ए तो सभी में फर्स्ट है। बी कौन सा है, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन देखो कहां कहां है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ए या डी में से कोई एक होगा, सॉरी बी या डी में से कोई एक होगा। डी कह रहे हैं 38% लोग। फिर थर्ड स्टेप क्या है, वीडिंग। बी किधर है, अच्छा यहाँ, ये भी कॉमन है तीनों। अब इस वीडिंग के बाद क्या करें, प्लकिंग द अनियन आउट या फिर कटिंग द ड्राइड लीव्स। भैया बाद में करेंगे ना ड्राइड लीव्स को कट, क्योंकि पहले उखाड़ लेंगे उसको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो होना चाहिए। तो डी ऑप्शन तो यही है, वहां तो सी दे दिया उन्होंने, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि डी। तो इस तरह से हम उत्तर तक पहुंच पाते हैं। कई बार क्या होता है, इतना आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हो सकता है ए के बाद ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया होता, तो आप समझ जाते कि सही उत्तर यही है, उसमें आपका टाइम सेव हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बर्ड्स के बारे में क्वेश्चन है। बर्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बर्ड्स मूव देयर हेड वेरी ऑफन, दिस इज बिकॉज, यानी जो पक्षी हैं वो अपने आपने देखा होगा गर्दन उनकी ऐसे ऐसे ही होती रहती है ना, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे आगे पीछे। तो ये क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं बताइए, बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 180 डिग्री देख पाते हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक गणितज्ञ बैठे हैं हमारे साथ, देखिएगा एक बार। और लाइक शेयर करते रहना है, जो लाइक शेयर करना है भूल जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा पेपर में, मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, मसल ट्विचिंग इज कॉमन इन नेक, यानी जो मसल ट्विचिंग है, गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, मतलब नेचुरली ही मांसपेशियां जो है वो ट्विच करती रहती हैं, फड़कती रहती हैं। आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। इट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, की अनैच्छिक क्रिया अपने आप होती रहती है, जैसे दिल का धड़कना, है ना। टू गिटार का बजना लोग इंसान को देख के। टू अट्रैक्ट मेट, नहीं ऐसा नहीं है। और तुम्हें बहुत समझ में आते हैं ऐसे घटिया जोक्स, पीजे कहते हैं ना, पुअर जोक, जोक की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। मसल ट्विचिंग इज कॉमन इन नेक, ये भी नहीं है। इनवॉलेंट्री एक्शन भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बिकॉज आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, आंखें इनकी स्थिर होती हैं, तो इनको पूरा गर्दन को घुमाना पड़ता है, आगे पीछे करके देखना पड़ता है कि अगर ये दूसरी साइड देखना चाह रहे हैं तो ये करना पड़ता है। कोई कह रहा है एक्टिंग भी अच्छी करते हैं आप भैया, अरे वो बहुत महान व्यक्ति लिटरेचर में भी हम पढ़ते थे, बताना जरा, जिनको कुछ और ही बोलते हैं। हाँ, मतलब इंडियन लोग बहुत खराब प्रोनाउंसिएशन करते हैं। शेक्सपियर, हाँ हाँ, तो हाँ, विलियम शेक्सपियर। तो उन्होंने जो है कहा है कि भैया टीचिंग जो है थिएटर है, 90%, 10% पढ़ाना है। तो इतना तो हमें नहीं आता है, बट काम चला लेते हैं हम, ठीक। चलिएगा, खैर देखते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करें, आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, आंखें स्थिर होती हैं, मूव नहीं कर सकती, इसलिए गर्दन को घुमाना पड़ता है ज्यादातर बर्ड्स को। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या दूसरी साइड का देखना है तो उनको गर्दन घुमा करके ही देखना पड़ेगा। एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो, लर्निंग जो है वो जॉयफुल होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, चाहे इस चक्कर में व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है उसको ड्रामे करने पड़े, उसको एक्टिंग करनी पड़े, उसको कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना। आपकी सिर्फ 9 बजे वाली क्लास लेके सीटेट क्लियर किया है, बोथ पेपर, बिग सैल्यूट टू
निमोनिक क्वीन, अरे धन्यवाद रजत। हाँ, निमोनिक्स मैं बहुत सारे देती हूँ जिसकी सहायता से आप अपने ब्रेन में चीजों को सस्टेन करके रख सकते हैं। मेरी लगभग हर थियरी के मैंने निमोनिक्स आपको दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं। बाकी लोग भी अभी उसको कॉमन मतलब यूज करते हैं, कॉपी करते हैं, बट ठीक है। आप लोग उसको, आप लोगों को मदद मिलती है, वही है मेन मुद्दा, है ना। जैसे SPCF हो गया, पियाजे का, वाइगोस्की का, एरिक्सन की थ्योरियां 8 स्टेजेस हैं, उसके भी मैंने बनाए हुए हैं। तो हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज रिकॉर्डेड इन, यानी सबसे ज्यादा बारिश भारत में कहां पर होती है। तो भारत में उच्चतम वर्षा कहां रिकॉर्ड की गई? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हमें पता होना चाहिए। क्या होगा? चेरापूंजी होगा। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि या अगुम्बे होगा या महाबलेश्वर। तो ये दोनों ऑप्शन में हटा देती हूँ, ए या डी में से कोई एक होगा, या तो चेरापूंजी है या फिर मौसिन राव है। अब मौसिन राम है कि चेरापूंजी है, आप बताएंगे फटाफट से, बताइए फटाफट से। हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मौसिन राम या मौसिन राव, अंग्रेजी में जैसे आप बोलना चाहें। मौसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और ये हम शायद हमने कहीं तो पढ़ा है एनसीईआरटी में, मुझे ऐसा याद आ रहा है ना। तो ये वैसे भी हमें पता होना चाहिए। कहाँ है बताइए, कहाँ है? मेघालय, ठीक है ना। तो मेघालय में, इसके बाद चेरापूंजी है। कुछ mm का अंतर है, आई थिंक 11,000 समथिंग mm की बारिश होती है, 11,800 समथिंग, और 490 फीट, नहीं 490 mm और समथिंग। और आपका फीट में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो भी आप देख सकते हैं, एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेना, या किसी किताब में तो मुश्किल मिलेगा मेरे ख्याल में। तो 11,800 mm के करीब वहां वर्षा होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर आपके, हाँ बताया हुआ है ना पहले। ऐसा हो जाता है कई बार, चेरापूंजी में ज्यादा होगी मान लो किसी साल, लेकिन जो जनरली इस क्वेश्चन का आंसर और जो ऑफिशियली भी ये लोग मानते हैं वो, क्योंकि आपको ऑफिशियल भी लेकर के चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चल देना कि इस बार तो यहाँ ज्यादा हुई थी, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये मौसिन राव विलेज है कहाँ? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 16 बताया था ना मैंने, हाँ बताया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए। जो 15 क्वेश्चन है प्योर, ये क्वेश्चन नंबर 16 है वो पेडागोजी के हैं, ठीक है ना। किसके हैं? शिक्षण शास्त्र के हैं, कि आप ईवीएस पढ़ाएंगे कैसे, ये पूछेगा आपसे। और ये आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ी हुई है। 15 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता इस पेपर में, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस कहां से करें? प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर को आधार बना के ऐसे क्वेश्चंस जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक लगे उनको करते जाओ। नहीं तो 6th 7th 8th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्यादा समय है तो। एक दो क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आ भी गए, ये जरूरी नहीं है हर बैच में ही आए, कई बैचेस में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में ऐसे 2-4-6 क्वेश्चन डाल दिए, है ना। किसी में मैप का तो क्वेश्चन आता है जनरली, लेकिन इस सेट में नहीं है। इन 30 क्वेश्चंस में ना मैप का क्वेश्चन, ना ट्रेन का क्वेश्चन, ना डायरेक्शन का क्वेश्चन, जबकि इन्हीं 3 टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। कल्याणी क्या कह रही है? कल्याणी की सुन लेते हैं। कल्याणी shows experiment using globe and explains her class 5 students that part of the earth facing the sun has day and the part of the earth away from the sun has night। भाई कल्याणी एक टीचर हैं। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है ईवीएस की, मैराथन सेशंस किए हुए हैं, उतना देख लो, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके अलावा जो पढ़ना है सिर्फ प्रीवियस ईयर को आधार बना के पढ़ना है, ठीक। 3rd to 5th की एनसीईआरटी ईवीएस की। कल्याणी शोज एक्सपेरिमेंट यूजिंग ग्लोब। तो कल्याणी एक टीचर है, वो ग्लोब पे बच्चों को दिखाते हैं कि जहां पे सन को फेस कर रहा है आपकी जो अर्थ है, जहां पे सूरज है वहां दिन होगा, जहां सूरज नहीं फेस हो पा रहा है या उस समय पे नहीं अवेलेबल तो वहां रात होगी, ठीक है दीपशिखा। तो अगर हम बात करें, आयशा पूछती है, जो कि एक बच्चा है, आयशा वॉज fascinated by this. She asked if we start walking and keep on moving in that direction, can we find night? यानी जिधर रात है, जहां पे सन नहीं है, अगर उस डायरेक्शन में मूव करना, उस दिशा में चलना शुरू कर दें तो क्या हमें रात मिल जाएगी? इन विच डायरेक्शन विल वी मीट नाइट? किस डायरेक्शन में मिलेगी? ऑल द स्टूडेंट्स लाफ्ड। व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ कल्याणी? सभी बच्चे इस बात को सुनकर के हंसते हैं कि अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करते हैं तो क्या हमें रात मिलेगी और किस दिशा में मिलेगी? बच्चे हंसते हैं कि हाँ ऐसे थोड़ी होता है, कब तक कहां तक चलोगे? कल्याणी की प्रतिक्रिया, यानी एज अ टीचर आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? तो अगर हम बात करते हैं, उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। आपको हिटलर शाही नहीं करनी, आपको डिक्टेटर नहीं बनना, कंस्ट्रक्टिविज्म का पालन करना है, रचनावाद का, जिसमें टीचर फैसिलिटेटर है, बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है आपने बता दिया बच्चे मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, रिस्पॉन्स तो आएगा ही, प्रतिक्रिया तो आएगी ही, ठीक है ना। क्लियर है बात? हाँ देखो, एसके ऑफिशियल को एंटरटेनमेंट चाहिए, मूवी देख लो यार जाके, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? देखिए, शी शुड एक्सप्लेन दैट, इनफ बातचीत, मजेदार बातें हम करते रहते हैं। अब क्या क्या चाहते हो, मतलब क्या अनारकली को बुलाएं यहाँ, क्या क्या चाहिए?
देखिए एक बार, she should explain that this is not possible since that part of earth will be very far। मतलब इतना बढ़िया फ्लो बना हुआ है, मस्त क्वेश्चंस कर रहे हैं, 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, किसी को तो मजे नहीं आ रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो अब क्या मतलब क्या करवाएं, यहाँ डांस परफॉर्मेंस लगवा दें हैं? पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है। इतने लोग यहाँ 15,000 लोग रात को 10:15 बजे जुड़े हुए हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पोल में आंसर कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मजे नहीं आ रहे हैं। आपके मजे के लिए हम क्या करें यहाँ पे? देखिए एक बार, she should explain that this is not possible since that part of earth will be very far। यानी उसे यह समझना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा, यानी उसको इम्पॉसिबल मान लेना चाहिए। या फिर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या कहता है, she should encourage students to find out the answer to this question। यानी उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए कि भैया खुद से तलाश करो इस सवाल की, जाओ आज घर पे जाके इंटरनेट पे सर्च करना, माँ बाप से पूछना, आसपास देखना, किसी किताब से पढ़ना, बच्चे को एक्टिव रखना है। ठीक, she should tell that today they will study only the occurrence of day and night and discuss this in next class। भैया इससे बढ़िया है कि आप बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए कहते हैं, अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है तब भी बच्चा यदि खुद से एक्टिविटी करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, करके सीखेगा, तो क्या बुराई है ना? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और बैक टू बैक सेम कमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो कुछ लोगों को नहीं पढ़ना होता जनरली, अगर सीरियसली किसी को मजा ना आए तो बात अलग है, बट जिसको मजे ऐसे करने हैं तो क्या ही कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निदा इज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। तो निदा एक बच्ची है, उसको पनिशमेंट मिलती है, दंड मिलता है क्योंकि वो लेट आ रही है क्लास में रोज। हर टीचर आस्क्स व्हाई शी केम लेट व्हाइल हर ब्रदर कम्स ऑन टाइम। टीचर ने पूछा भाई तुम्हारा भाई जो है निदा, वो भी इसी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, अंशु कह रही है मजा आ गया क्लास में पढ़ के, हम डांस कर रहे हैं, आ जाओ इधर पढ़ने पे वापस से। पूरा फ्लो खराब कर देते हैं, एक कमेंट आएगा और गलती से अगर नजर चली जाए। देखिए, तो निदा इज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट टू स्कूल डेली। निदा लेट आती है जबकि उसका भाई सेम कक्षा में पढ़ता है या सेम स्कूल में पढ़ता है, वो समय पे आ जाता है। अब टीचर ने पूछा भैया तुम्हारा भाई तो जो है टाइम पे आ जाता है, तुम कहां रह जाती हो खेलती कूदती? She says that her mother tells her that sweeping, mopping, looking after household and other home chores are the responsibility of girls। तो निदा बताती है कि मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर के काम करना, घर की देखभाल करना ये लड़कियों का काम है, तो वो एक्स्ट्रा काम करके आती है इसका मतलब घर पे, इसलिए लेट हो जाती है। भाई को कुछ करना नहीं है, वो भाई साहब अपना आ जाते हैं समय पे। ठीक, hence she completes all her household work due to which she gets late। इसलिए वो लेट हो जाती है क्योंकि घर का काम करके आती है, कंप्लीट करके आती है। What will you do if you are निदा's क्लास टीचर? यानी अगर आप निदा के क्लास टीचर हैं तो आप क्या करेंगे एज अ क्लास टीचर? Tell निदा to rise early so that she can complete all her work and come school on time। जनरली तो यही होता है हमारे देश में, हम कहते हैं बेटा थोड़ा जल्दी उठ के आ जाया करो। अगर आप देखेंगे रियल ग्राउंड्स पे जाकर के कि जल्दी उठ के आ जाया करो, जब तुम्हें काम करना ही है, पता ही है, तो सुबह जल्दी उठ जाया करो। लेकिन यहाँ मुद्दा कुछ और है, एज अ टीचर हमें पहले उसको एड्रेस करना है, ये बाद की बातें हैं। टॉक टू निदाज मदर एंड टेल हर टू हेल्प हर कम टू स्कूल ऑन टाइम। यानी निदा की मम्मी से बात करेंगे और उसे कहेंगे कि भैया इसको टाइम पे आने के लिए सहायता करो। यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दिख रही है, हमें लिंग रूढ़िबद्धता दिख रही है, तो पहले उस मुद्दे को उठाना या चर्चा में लाना जरूरी है, बाकी बातें जो हैं वो बाद की हैं। नहीं मानेगी माता जी तब क्या करेंगे? सी ऑप्शन है, टेल निदा दैट लुकिंग आफ्टर हाउसहोल्ड एंड होम चोर्स आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। यानी आप बच्ची को कहेंगे निदा को कि सबका काम है ये तो घर की जो भी रिस्पांसिबिलिटीज है उनका ध्यान रखना, जो कि गलत नहीं है, बट सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा वो चूज करना है। डी ऑप्शन है, अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन एंड आस्क स्टूडेंट्स अबाउट whose responsibility it is to look after household। यानी कक्षा में चर्चा का आयोजन करते हैं आप और विद्यार्थियों से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सिर्फ निदा की प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज की समस्या है और कहीं ना कहीं अलग अलग बच्चों को ये चीज फेस करनी पड़ रही होगी और इस चीज पे हमें उन्हें अवेयर कराना है, चर्चा करानी है क्लास में। डायरेक्ट आंसर्स नहीं दे देने होते, बच्चे को उत्तर तक पहुंचाना होता है। डिस्कशन से क्या होता है, बच्चे की थिंकिंग स्किल्स बेटर होती हैं, रीजनिंग स्किल्स बेटर होती हैं। डिबेट्स इसीलिए तो होती हैं, डिस्कशन इसीलिए होते हैं, और हम डिबेट्स और डिस्कशन को बहुत बुरा मानते हैं, है ना, जनरली। अरे उल्टा जवाब दे रहे हो, है ना, पापा से ऐसे बात कैसे कर दी, जबकि नॉर्मल बच्चा एक सिंपल सवाल पूछ रहा होगा, एक डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन पिताजी तो है हिटलर, या टीचर की भी स्थिति वैसी सी है हमारे समाज में। तो जबकि चर्चा होना एक नॉर्मल बात है कि आप चर्चा करेंगे तभी तो समझ बेटर होगी दोनों तरफ से, तो पहले हम चर्चा कराएंगे, बाद की बातें हैं बाकी जितनी भी हैं वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। पहले क्लासरूम में चर्चा होनी चाहिए, हो सकता है उसके भाई को भी समझ आ जाए, बाकी बच्चे भी घर में नए नए चीजें निकल करके आए और फिर बाद में आप बात भी कर सकते हैं इफ नीडेड। तो
तो सबसे पहले चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये एक अपने आप में टॉपिक है, आपको पता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जिस पे चर्चा होनी चाहिए। डिस्कशंस एक बहुत अच्छा तरीका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? इन एन ईवीएस क्लासरूम टीचिंग एड्स शुड बी। अभी इतने आसान सवाल हैं पेडागोजी के कि अगर आपने अच्छे से सीडीपी पढ़ी है, आप रिजॉल्व मतलब इनको ऐसे मिनटों में सॉल्व कर देंगे, है ना, मिनट्स में। ठीक है जी। ए ऑप्शन क्या कहता है समझिए। कोई कह रहा है मम्मी कहेंगी लड़कियों को पराया घर जाना है, पढ़ना और काम सीखना जरूरी है। ये तो ये निशा का पानी नहीं पी पा रही है वो इस चक्कर में, ये बात सुन के, है ना। मतलब ये इतना समाज ने कंडीशनिंग कर दी है ना कि बहुत ही नॉर्मल लगने लगती हैं चीजें एक टाइम के बाद। चलिए आइए, खैर आप अपना घर ले लीजिए, पराया घर नहीं जाना पड़ेगा। मजाक कर रही हूँ, आ जाओ इधर। इजीली अवेलेबल एंड फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए, टीचिंग एड्स को कैसा होना चाहिए, जो इजीली अवेलेबल हो जाए, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त किए जा सकें। हाई डेफिनेशन 3D मूवीज ओनली। तो भैया इस देश में, जो कि विकासशील देश है, या हर जगह दुनिया में हर कोने में तो 3D मॉडल तुरंत अवेलेबल हो, इतने रिसोर्सेज तुरंत अवेलेबल हो, महंगी टीचिंग एड्स अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है। टीचिंग एड क्या होते हैं? वो शिक्षण सहायक सामग्री जिसकी माध्यम से हम टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर दिखा दी, मैंने आपको एक चार्ट दिखा दिया, मैंने आपको एक मूवी दिखा दी, मैंने कोई एक्टिविटी करा दी, कोई मॉडल आगे प्रेजेंट कर दिया, ये सब टीचिंग एड है। ठीक। ऑलवेज बेस्ड ऑन यूजिंग वन ऑफ द सेंसेस ऑफ लर्नर्स। याद रखिएगा, वन सेंसेस नहीं, जितना हो सके मैक्सिमम जो आपके 5 सेंसेस है ना, देखना, सुनना, टच, फील, इन सबको, जितने बच्चे की ज्ञानेंद्रियां जितनी ज्यादा इन्वॉल्व होंगी उतना अच्छा सीखेगा। अगर आप उसको सुना भी पा रहे हैं, दिखा भी पा रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी करा पा रहे हैं, तो सबसे बेहतर है। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं उतना बेहतर लर्निंग होने वाली है। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। डी ऑप्शन है ऑलवेज एक्सपेरिमेंट बेस्ड। भैया हर चीज पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, है ना, हर चीज पे फील्ड विजिट नहीं कराई जा सकती। बच्चे को मार्स थोड़ी लेके जाएंगे, अगर बात करनी है मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मार्स ले जाएं। हर चीज के बारे में ना फील्ड ट्रिप हो सकती है ना हर चीज का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट खतरनाक होते हैं और किस एज का बच्चा है उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे। ठीक है जी। रजत कह रहे हैं कि मैम मैं अपने घर पे डेली झाड़ू पोछा लगाता हूँ। कितने अच्छे व्यक्ति हैं रजत आप, है ना। हाँ, ऐसे भी कई लोग होंगे, सभी स्टीरियोटिपिकल नहीं है, जो चाय वाय भी बना देते होंगे, उनकी बहनें जो हैं वो कहती होंगी आज चाय तू बनाएगा बेटा, आई मीन भाई। तो बना देते होंगे बेचारे। क्या ठीक है देवी, इसी घर में रहना है। अगर हम बात करें इजीली अवेलेबल एंड फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, ये बेस्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि सारे हर दिन आप क्या है, एक्सपेरिमेंट हर चीज पे ऑलवेज एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते। एक्सपेरिमेंट के लिए देखना होता है कि क्या टॉपिक है और किस चीज पे एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए। ठीक है जी। चलें आगे बढ़ें। और हर जगह पर आपका जो है वो 3D मॉडल भी अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है। तो सबसे बढ़िया है जो भी चीजें आसपास अवेलेबल हो, आपके इजीली अवेलेबल हो। इंडिजीनियस बोलते हैं इनको। एक क्वेश्चन इस पे भी पहले पूछा जा चुका है। इंडिजीनियस मतलब जो लोकली आप अवेल कर सकें, जिन चीजों को जो आसपास के स्थान में अवेलेबल हो, इंडिजीनियस टीचिंग एड्स होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। फटाफट से बताइएगा मैडम पोल। Which of the following is the most important component of environmental studies in primary classes? यानी EVS में प्राइमरी क्लासेस यानी कक्षा 1 से 5, उम्र क्या होगी बच्चे की 6 से 11 वर्ष। ये पता होनी चाहिए 2-3 चीजें। ठीक। तो एनवायरमेंटल स्टडीज होता है, एनवायरमेंटल साइंसेज नहीं होता क्लास 1 से 5 में। ठीक। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, अवधारणा निर्माण की, तो ये क्या होगा, हैबिट फॉर्मेशन। यानी बच्चे में कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने चाहिए ईवीएस की क्लास में। हैबिट यानी उसकी आदत पड़ जानी चाहिए, उसको सूचना से भर देना चाहिए। जॉय ऑफ एक्सप्लोरिंग, यही बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, मजा आना चाहिए सीखने में। लेकिन कई लोग मजे की फॉर्म में कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो मतलब एंजॉय कर पाए, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे। क्योंकि प्राइमरी लेवल का बच्चा नया नया स्कूल आया, वो इतना एक्टिव होता है, उसको वैसे भी प्ले वे मेथड के थ्रू हम सिखाना पसंद करते हैं, जिससे वो खेल खेल में सीख सके। तो जॉय ऑफ एक्सप्लोरिंग यानी खोजने का आनंद, मतलब उसको मजा आए, वो एक्सप्लोर करे। उसको कहो अच्छा बेटा कल अपने आसपास देखना कौन से पेड़ की पत्तियां जो हैं वो उनका क्या साइज होता है, क्या शेप होती है ना। आसपास की चीजें आप उसको ऑब्जर्व करने के लिए कहो, उसको आप एक्सप्लोर करने को कहो, एनवायरमेंट को वो अन्वेषण करे, खोज करे उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप फॉर्म हो जाएंगे। हैबिट भी जरूरी, हैबिट्स फॉर्म हो जाएंगी, इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो सबसे जरूरी बच्चा सबसे ज्यादा जहां एक्टिव है वो सही उत्तर है, और सबसे ज्यादा एक्टिव है सी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, फिर इसके बाद हमारे 10 सवाल और बचेंगे आज के लिए। जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्या है क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देखिए जल्दी से। Which of the following statements are the correct explanation of an activity?
यानी निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताएंगे 1 मिनट के अंदर। हाँ देखो, अब एसके ऑफिशियल कह रहे हैं अब मुझे कॉफी चाहिए, अब तक ये बोर हो रहे थे, अब इनको कॉफी चाहिए। एक तो इन्होंने ये पता नहीं अपना यूजर नेम ऐसा लिखा हुआ है, इनका कमेंट बार बार दिख जाता है। डेली से आज टाइम पे पोल आ रही है, ओ हो, देख रही हो तारीफ, ये बायस है तुम्हारी तरफ सारे के सारे हैं, है ना? सही है। वो बेचारा व्यक्ति राहुल जब रोज पोल लगा रहा था तब टाइम पे नहीं जा रहा था, है? आज बताना राहुल कोई बात, वो ट्रेनिंग दे दो उसको थोड़ी। कोई कह रहा है साइड हो जाओ, ये समस्या हमारे स्कूल से आज तक बनी हुई है? चलिए हो जाते हैं। देखिएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एक्टिविटी, एन एक्टिविटी इज अ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एक्ट, यानी गतिविधि कहेंगे किसको, गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या ढूंढनी है। सी ऑप्शन कह रहे हैं 81% लोग, यानी ये वाला। चलो चेक करते हैं, बात तो सही है। गतिविधि जो है वो शारीरिक हो सकती है, समाज में ग्रुप में मिलकर कर सकते हैं आप। मेंटल एक्ट हो सकता है, यानी आप बैठ के कुछ सोच रहे हैं, वो भी एक गतिविधि है ना? आप सोशली ग्रुप में जाकर के कुछ काम कर रहे हैं, वो भी एक एक्टिविटी है। बच्चे को ग्रुप में इन्वॉल्व करा रहे हैं, पौधे लगवा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है, कोई भी आप दौड़ लगा दी बच्चे ने, वो भी फिजिकल एक्टिविटी, यानी वो भी एक्टिविटी है। तीनों एक्टिविटी है, बात तो सही है, ट्रू है ये बात, यानी सत्य है। बी ऑप्शन है एक्टिविटी इज सूटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस एंड डिफिकल्ट फॉर हायर क्लासेस। क्यों भैया? प्राइमरी क्लासेस के लिए भी अच्छी एक्टिविटी और हायर क्लासेस के लिए भी, ये डिपेंड करेगा आप कैसे प्लान कर रहे हैं। बाय एक्टिविटी द सिलेबस कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब ये ही तो समस्या है ना, हम देखते हैं देश भर में कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हम ठीक से नहीं पढ़ा पाते कई बार, तो ये तो गलत बात हुई। एक्टिविटी, ये सिलेबस कंसर्न नहीं होना चाहिए, अच्छे से सीखना कंसर्न होना चाहिए कायदे में तो, बट इस चीज में बहुत सारा हमारा सिस्टम जो है वो फेल होता है। एक्टिविटी इज द प्रोसेस टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड हेल्प्स इन लर्निंग, यानी गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है, जो आप अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, करके सीखते हैं। बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग होती है और लर्निंग में आपको मदद मिलती है। तो ए और डी इज द ओनली राइट आंसर, क्योंकि ए और सी हो नहीं सकता, क्योंकि बी और सी गलत है यहाँ पे, तो ए और डी ही बचता है, यानी सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मैडम, पोल लगा दो जरा। क्वेश्चन नंबर 21, राहुल का साबुन स्लो है मुझे लगता है। देखिए तुम्हारा भी साबुन स्लो ही है, अभी तक तो गया नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है, किसके बारे में? प्रयोग के बारे में, एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में। पहला ऑप्शन है रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक सो दैट स्टूडेंट्स कैन वेरीफाई, यानी प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके। यानी आप देखते हैं ना बुक में बीच में क्या होता है, एक हेडिंग डाल करके चैप्टर चल रहा है, मान लो ईवीएस है या आजकल तो बहुत सारे एनसीईआरटी में लगभग आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा, तो एक बीच में बॉक्स बना हुआ मिलेगा, है ना? अब इसमें वो थिंक वाले क्वेश्चन डाल सकते हैं, या एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या कोई एक्सपेरिमेंट दे देगा अगर साइंस का है या ईवीएस का सब्जेक्ट है आपका, कि ये करके देखो, है ना? दो क्या होती है वो चुंबक, यानी मैग्नेट्स को पास में लाके देखो, या मैग्नेट से आयरन के आसपास कुछ करके देखो क्या होता है। तो उसमें जवाब नहीं होता जनरली एक्सपेरिमेंट में, उसमें आपको टास्क दिया जाता है। तो यहाँ पे बात चल रही है कि क्या जो ये एक्सपेरिमेंट है इसका उत्तर बुक में दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे वेरीफाई कर दें, या फिर नहीं दिया जाना चाहिए? तो ये कह रहे हैं दिया जाना चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स मस्ट नॉट बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक सो दैट स्टूडेंट्स देमसेल्व्स कैन ऑब्जर्व, इंक्वायर एंड जनरलाइज, यानी बच्चे खुद से ऑब्जर्व करें, करके देखें वो चीज। अगर रिजल्ट दे दिया तो बहुत सारे बच्चे करके ही नहीं देखेंगे। बात तो सही है। 9 बजे डेली हो रही है भाई क्लास, मंडे टू सैटरडे ही मान लो, बट मैं नेक्स्ट सैटरडे से कोशिश करूंगी छुट्टी रखूं, मंडे टू फ्राइडे रखेंगे। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय टीचर्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन वेरीफाई, यानी रिजल्ट मिलने चाहिए। अब इसमें 2 चीजें हैं, आप लोग देखते हैं क्या सही उत्तर दे रहे हैं। 33% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं देने चाहिए। यहां पे बात ये निकल के आती है बी और डी ऑप्शन सही है। बी और डी में हुई है ना ये बात, मस्ट नॉट बी प्रोवाइडेड बाय टीचर्स सिंस एक्सपेरिमेंटेशन इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड जनरलाइजेशन। भाई प्रयोग, बच्चा साइंटिस्ट बनेगा क्यों, प्रयोग क्यों करेगा अगर आपने पहले उत्तर दे दिए उसको खुद से ऑब्जर्व करने दीजिए, अवलोकन करने दीजिए, उसको इंक्वायरी करने दीजिए। तो बी एंड डी इज द राइट ऑप्शन, जो कि है बी ऑप्शन। चलिए बात सही है या नहीं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 22, 22वां सवाल फटाफट से करेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग शेप्स एंड कलर्स ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों की जो शेप है, उसका आकार है, प्रकार है और रंग है,
उसको सुनिश्चित करने के लिए एंड फ्लावर्स इन एन ईवीएस क्लासरूम कैन बी, यानी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। यानी अगर आप फूल पत्ती के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कौन सा तरीका बेहतर या बेस्ट होगा। पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग डिफरेंट कलरफुल पिक्चर्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को अलग अलग रंग के फूल पत्ती प्रोवाइड करा दो, दे दो, बच्चे को खुद से मत कुछ करने दो, है ना, ये सही तरीका है। या फिर और फूल पत्ती तोड़ के और ले आओ, डेली करा देंगे, डोंट वरी, ऑनलाइन मिल जाएगी क्या मुझे लेट्स लर्न की टी शर्ट। पूजा, ये बहुत लोगों का सवाल रहता है, जल्दी ही आपको इसके बारे में भी कुछ निकालेंगे सॉल्यूशन, अभी तो हमें ही मुश्किल मिल पा रही है। इन्वॉल्विंग देम इन ड्राइंग एंड यूजिंग देयर क्रिएटिव स्किल्स, यानी छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना, यानी ड्राइंग करके और वो खुद से बनाएं। डिजाइनिंग अ टास्क इन्वॉल्विंग लर्नर्स टू एक्सप्लोर प्लांट्स एंड ट्रीज, थॉरोली रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट्स, रिपीटेशन रटंत विद्या हो जाएगी। सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है बच्चा, सबसे ज्यादा एक्टिव है सी ऑप्शन में, बी कह रहे हैं कई लोग, ड्राइंग करना। देखो ड्राइंग से ज्यादा एक्टिव बच्चा ये नहीं होगा जब वो रियल में इन्वॉल्व करेंगे आप उसको एक टास्क में जिसमें वो प्लांट्स और ट्रीज को एक्सप्लोर करेगा, मतलब आसपास के जो पौधे और पेड़ हैं उनमें अन्वेषण करेगा। दैट मीन्स उनको देखेगा कि इस पेड़, ये पेड़ है, इसकी पत्तियां ऐसी हैं, ये वाला पौधा है छोटा, इसकी पत्तियां ऐसी हैं, इस रंग की हैं। तो वो ज्यादा एक्टिव होगा जब वो एनवायरमेंट में एक्चुअल में ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा एक्टिव ड्राइंग बनाने में नहीं है, जब वो रियल में देखेगा उस चीज को, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसके बाद आप ड्राइंग बनवा लो। क्वेश्चन नंबर 23 है, भीम आस्क्ड हिज गार्डनर व्हाई फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर कलर्ड व्हेन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन, यानी जो पत्तियां हैं एक पेड़ की वो तो होती हैं हरी, लेकिन जो आपके फ्रूट्स हैं, वो जो फल है, मान लीजिए सेब का पेड़ है तो वो तो आपका ग्रीन होंगी उसकी पत्तियां मान लीजिए, लेकिन जो फल है वो किसी और रंग का आता है। इसके पीछे रीजन क्या है। विच प्रोसेस स्किल्स आर एग्जिबिटेड बाय भीम, तो भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रोसेस स्किल्स साइंस में और ईवीएस में यूज होती हैं। प्रोसेस स्किल्स बेसिकली एक तरह की आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं जिसमें आप प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, अपनी समझ को बेहतर करते हैं प्रोसेस स्किल्स के द्वारा, है ना। अभी आप पोल में जवाब देंगे, मैं आपको प्रोसेस स्किल्स के द्वारा, इसमें यानी एक तरह के चिंतन कौशल हैं आपके, जिसमें आपको चिंतन भी लगेगा, जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन भी लगेगी, है ना। क्या क्या हो सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन, कि आप आसपास के एनवायरनमेंट में बच्चे की ऑब्जर्वेशन बेहतर हो, वो आंख बंद करके ना जीता रहे, अपने आसपास की चीजों को लेके अवेयर हो, इन्फर कर सके। इन्फरिंग क्या होता है, इन्फरिंग होता है बेसिकली आपका अनुमान लगा सके, या मैं कहूं कॉन्क्लूजन पे आ सके कि इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष पे आ सके। प्रिडिक्टिंग होता है अनुमान लगाना, किसी चीज को देखकर कि भाई आज बारिश होगी, ये भी क्या है, आप बादल को देख के अनुमान लगा पा रहे हैं, है ना। क्लासिफिकेशन, यानी अलग अलग कैटेगरी में, ये उस पेड़ के पत्तियां हैं, ये दूसरे पेड़ की पत्तियां हैं, ये मैमल्स में आएगा, ये इसमें आएगा, ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह की चीजें, या कैटेगराइजेशन भी आप इसको कह सकते हो, ये प्रोसेस स्किल्स में आती हैं। 4-5 मुख्य प्रोसेस स्किल्स हैं, मैंने जो मैराथन सेशन है ईवीएस के उसमें बताई हुई है आपको, ठीक है जी। तो फटाफट से बताओ क्या होगा सही उत्तर। जल्दी बताइए, यू आर अ बिग मोटिवेटर फॉर मी, आपको देख के पढ़ने लगता है, मन करता है। बहुत बढ़िया रजत, आज कई सारे कमेंट्स आपके पढ़ लिए मैंने, कई लोग नाराज हो जाएंगे यार, ये बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं कुछ कमेंट्स सामने। ऑब्जर्वेशन प्रोसेस स्किल्स किस तरह की प्रेजेंट हो रही हैं जब भीम ये पूछ रहा है। भीम अपने बागवान करने वाले व्यक्ति से, माली से, गार्डनर से पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं, उनसे रंगीन कैसे फूल और फल आ रहे हैं। भीम के जैसे एक येलो कलर का फूल हो सकता है जबकि जो पत्तियां हैं वो ग्रीन ही होंगी, ठीक। तो भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसका मतलब भीम ने क्या किया है। ये क्वेश्चन वो पूछ कब पाया, जब उसने ऑब्जर्व किया होगा, जब उसने आसपास ये चीज देखी होगी, अवलोकन किया होगा, अपने ब्रेन में उसने ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया कि भाई यार ये तो ग्रीन है पेड़, लेकिन इसके पौधे, इसका जो फूल है वो अलग रंग का आ रहा है, इसका मतलब उसने बहुत सारे पेड़ों को देखा होगा। ये प्रोसेस स्किल है एक। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट उसने खुद से थोड़ी किया कि ये वाले पौधे से निकाल के देखता हूं कैसा निकलेगा, एक्सपेरिमेंट तो इसमें नहीं किया है।
रेजिंग क्वेश्चंस, ये भी एक प्रोसेस स्किल है कि बच्चा क्वेश्चन पूछना जान रहा है, इसका मतलब थिंकिंग से रिलेटेड है, और प्रोसेस स्किल में थिंकिंग जो है आती है। इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, देखो तीनों का ऑप्शन है नहीं, और हम बी को इसको ए को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। बिना ऑब्जर्वेशन के ना आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, ना आप इंटरेक्ट कर पाओगे एनवायरमेंट के साथ, उसमें ऑब्जर्वेशन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन इज बेटर ऑप्शन और रेजिंग क्वेश्चंस इज बेटर ऑप्शन, तीनों साथ में नहीं जा सकते, इसलिए डी को हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, चाहे ये गलत ना हो, फिर भी हम बेस्ट ऑप्शन ही चूज करेंगे, वो है ए एंड सी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के पोल की तैयारी मैडम करेंगी ही। देखिए एक बड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जितना आप पढ़ के करेंगे, प्रैक्टिस भी हम करेंगे इनफ, इन दी चैप्टर द प्लांट फेयरी ऑफ ईवीएस क्लास 3। अब इसलिए ईवीएस पढ़ना भी जरूरी है कि आपको पता तो तभी होगा ना जब ये क्वेश्चन भैया कहां से आया है, इसमें था क्या। दीदी इज सिटिंग इन अ गार्डन, तो दीदी जो है वो एक गार्डन में, एक बगीचे में बैठी हैं। शबनम सेड दैट दीदी इज सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, अब बगीचे में बैठी हैं तो मतलब घास पे भी बैठी होंगी, तब भी वो कह रहे हैं कि लिटिल प्लांट्स यानी छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं घास वाले, उस पर बैठी हुई हैं वो। टपलू आस्क्ड हिज टीचर डू वी किल ग्रास बाय वॉकिंग एंड सिटिंग ऑन इट। तो बच्चों के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, तीसरी कक्षा का बच्चा है भाई, कितना 9 साल का होगा, तो अब 8-9 साल का बच्चा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही। तो टपलू पूछता है, एक बच्चा है दूसरा क्लास में, डू वी किल ग्रास बाय वॉकिंग एंड सिटिंग ऑन इट, यानी हम जब बैठते हैं घास पे या चलते हैं तो क्या वो मर जाती है, ठीक है। लाइक वी किल एंड्स बाय वॉकिंग ओवर देम, यानी जैसे कि हम चींटियों के ऊपर अगर चल जाएंगे तो वो मर जाएंगी, इस तरह से क्या घास भी मर जाती है। व्हाट शुड द टीचर डू, अब इस सवाल का जवाब टीचर क्या दे, बच्चों को आपको एक्सप्लोर कराना है। पहला ऑप्शन है डिस्कस दैट ग्रास प्लांट कैन सर्वाइव इवन इफ लीव्स आर डैमेज्ड, यानी ये चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रहते हैं। रियली Describe that the part of grass responsible for growth is safely located at base, यानी बेस में छिपी हुई है वो घास जिसकी वजह से वो जिंदा रहेंगे। सी ऑप्शन है टेक द स्टूडेंट्स टू गार्डन, मेक देम वॉक एंड सिट ऑन ग्रास एंड सी व्हाट हैपेंस, एक्सप्लेन दैट ग्रास इन द गार्डन ग्रोज बैक इवन आफ्टर इट इज बीन कट। डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, सबसे ज्यादा बच्चा कहां एक्टिव है, सी ऑप्शन में। ये सिंपल फंडा मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपके 90% क्वेश्चंस में कभी आप फंसेंगे नहीं जब आपको पता होगा यार बाकी ऑप्शन से ज्यादा एक्टिव बच्चा जिस ऑप्शन में होता है वो बेहतर ऑप्शन है बाकियों से। अगर बच्चे का नुकसान नहीं हो रहा, उसके चोट नहीं लग रही, उसको कुछ गलत केमिकल्स के वो प्रभाव में नहीं आ रहा, तो सबसे बेटर है कि बच्चा जिसमें सबसे खुद से इन्वॉल्व होगा वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। बाकी सब में खुद से नहीं देख पा रहा, वो खुद से ऑब्जर्व नहीं कर रहा, हम उसको सच में ले गए रियल सिनेरियो में, वास्तविकता से, लर्निंग बाय डूइंग, रियल लाइफ से सिखा रहे हैं और ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा हो सकती है, पहले लेके गए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, फिर अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करेंगे, इससे भी तो प्रोसेस स्किल्स डेवलप होंगी। 5 क्वेश्चन और हैं। कविश, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, कविश एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5, कक्षा 5 के टीचर हैं कविश, इंसिस्ट ऑन टीचिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस ट्रेवल, वो चाहते हैं कि बच्चे जो है स्पेस ट्रेवल के बारे में, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जाने। यूजिंग क्रिएटिव एसे राइटिंग, वो चाहते हैं कि वो एक एसे राइटिंग, एक निबंध लेखन का प्रयोग करके बच्चे स्पेस ट्रेवल के बारे में जाने। आपकी जो एनसीईआरटीज हैं इस लेवल की, उसमें सुनीता विलियम्स के बारे में भी कहानी है। कोई कह रहा घास मर जाती तो ठीक होता, ईश्वर का साक्षात रूप है आप। देखिए ही इज ट्राइंग टू, बताइए एक बार क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डेविएट स्टूडेंट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग, यानी छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे राइटिंग पर आके। बताइए नाथ। फिर आता है कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी एनकरेजिंग इमेजिनेशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रचनात्मक चिंतन आता है, किससे, भिन्न सोच कह लीजिए या अपसारी चिंतन, यानी अलग अलग बच्चे अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे, कल्पना करेंगे और तब जाके अपना अपना एसे लिखेंगे। एसे राइटिंग पता है ना आपको, यूपीएससी तक एसे राइटिंग कराता है, क्यों, एसे का पेपर है, क्यों, क्योंकि उसमें आपके जो ऑथेंटिक विचार हैं वो निकल के आएंगे, आप किसी चीज के बारे में क्या कल्पना करते हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, अलग अलग दिशाओं में कैसे सोचते हैं, वो सब निकल करके आएगा वहां पे एसे के थ्रू। तो ये एक अच्छी स्किल हुई, प्रोसेस स्किल हुई। प्रमोट बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, दुनिया के किसी पेपर में आपको ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच दिखे, इससे दूर भाग जाइएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ही चीजें हैं जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से हम सिखाते हैं, जैसे कोई चीज है जो रेपिटेटिव है ना, उसको आप सिखा सकते हैं, याद करवानी हो तो रिवॉर्ड पनिशमेंट इसमें आता है, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हम नहीं करते एजुकेशन सिस्टम में, कंस्ट्रक्टिविज्म का आज के समय में करते हैं क्योंकि ये रट्टाफिकेशन पे बेस्ड है। अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी
एक्सपेरिमेंटेशन को आपको अवॉइड करना है, इसलिए आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, ये रीजन नहीं हो सकता। आपको पॉजिटिव रीजंस ढूंढने हैं, आपको हर चीज में नेगेटिव नहीं ढूंढना है ना। तो ऐसे राइटिंग का क्या क्यों करा रहे हैं ऐसे राइटिंग? तो छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने के लिए, एकदम बकवास बात, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने के लिए। अब यहां पे समझते हैं चीजें। टॉपिक क्या है? स्पेस ट्रैवल, अंतरिक्ष यात्रा। क्या स्पेस ट्रैवल कराने ले जा सकते हैं टीचर मजे से? है? अपनी सैलरी में मस्त ले जाएं, कोई बात नहीं है, ले जा सकते हैं। तुम लेके गई हो कई बार, देखो एक बार। तो स्पेस ट्रैवल करवाना इज नॉट इजी, ना तो ये कहेंगे सुगम है और ना ही ये सस्ता है, और खतरनाक तो है ही, और वो भी बच्चों के लिए। तो स्पेस ट्रैवल ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फील्ड विजिट नहीं कराएंगे, जिसमें आप या तो मॉडल वगैरह का यूज करेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया जो है यहाँ पे वो हमारे पास ऑप्शन है ऐसे राइटिंग का, तो उस हिसाब से हम उसका प्रयोग करेंगे। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही सही है, बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर, यानी बी ओनली। क्लियर है? समझ पा रहे हो? मूवी दिखा सकते थे, वो सब देख के बच्चा ऐसे राइटिंग करेगा, बाद में उसमें सब कुछ आ जाएगा ना। ऐसे जब वो लिखेगा, इसका मतलब जो भी उसने उसके बारे में जाना होगा, स्पेस के बारे में, वो सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए एक बार। वाइल प्रेजेंटिंग चैप्टर 3 क्या है? वाटर ओ वाटर, है ना, जल की बात हो रही है, पानी रे पानी। सीमा कोरिलेटेड द लाइंस ऑफ पोएम, यानी सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब बात की, और पोएम क्या है? व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, यानी जब पानी से, जब जल जो है वो बाढ़ लाता है। विद द रीसेंट फ्लड्स इन गुजरात, जो गुजरात में रीसेंट फ्लड्स आए हैं, उत्तराखंड की बात हो सकती है। छुटकी आस्क्ड दैट व्हाई इज देयर फ्लड इन गुजरात एंड नॉट इन हर सिटी। मान लीजिए छुटकी रहती है दिल्ली में, और छुटकी पूछ रही है भाई गुजरात में क्यों बाढ़ आई हुई है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आई हुई, है ना। अब छुटकी को क्या पता, आई होगी तो दिखोगे थोड़ी यहाँ। दैट व्हाई इज देयर फ्लड इन गुजरात एंड नॉट इन हर सिटी। देखिएगा एक बार, छुटकी तो छुटकी है ना, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी सबसे एप्रोप्रिएट तरीका क्या होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? क्लासरूम यार हंसाओ मत यार, ये लोग भी हंस रहे हैं उधर से। देखो क्या भाई तुम डिस्टर्ब करती हो। क्लासरूम डिस्कशन, यानी कक्षा में चर्चा करें इस बात पे, या फिर फोटोग्राफ्स दिखा दें बाढ़ की, वर्किंग मॉडल दिखाएं, या विजिट टू दी फ्लड एरिया। भैया बच्चे को खतरनाक जगह पे नहीं लेके जाना होता, ये कोई कुतुब मीनार नहीं है दिखाने ले गए, बाढ़ है, एक्चुअल बाढ़, बह जाएगा बच्चा, ठीक है ना। तो ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं जाना होता, ना ऐसे खतरनाक केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट कराना होता है। फील्ड विजिट उन जगहों की कराई जाती है जो सेफ हो, ठीक है ना। क्लासरूम डिस्कशन, यानी कक्षा में चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या इससे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास? फोटोग्राफ्स दिखा दें, चलो दिखा सकते हैं, चर्चा भी हो सकती है, लेकिन सबसे रियल जो वर्किंग मॉडल होगा, मतलब जो सबसे रियल टीचिंग लर्निंग एड होगा, वो होगा क्रियाशील मॉडल। वर्किंग मॉडल्स देखे ना आपने, जो जैसे हम 3D मॉडल बना के ले जाते थे, कुछ वर्किंग मॉडल्स होते हैं, उससे पता लगेगा कि भाई यहाँ हिमालयाज होते हैं, या पानी का यहाँ से, तो यहाँ पानी पहले आएगा, या बाढ़ आने की संभावना है, आप इस एरिया में रहते हो तो इसलिए आपके सामने बाढ़ नहीं प्रस्तुत होगी। तो इन दोनों ऑप्शन से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो पेडागोजी में हम कई बार चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव जो होगा बच्चा, या ज्यादा रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन वर्किंग मॉडल में नजर आएगा। मैंने इसमें एक पिक्चर भी लगाई थी यार आपको वर्किंग मॉडल समझाने के लिए, बट पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई, ये रही, देखिएगा। तो वाटर वेल वर्किंग मॉडल, यानी जो कुएं हैं पानी के वो कैसे वर्क करते हैं, इसका एक वर्किंग मॉडल जो है प्रेजेंट किया गया है ना, एक छोटा सा, उसका छोटा रूप एक तरह से। और यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे एक पुली का प्रयोग करके पानी को खींचा जा सकता है। इसी तरह से कोई और वर्किंग मॉडल हम यूज कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अगेन इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, बताइएगा, पोल में जवाब दीजिएगा। यस मैम राइट 100%। चलिए बहुत बढ़िया, सी कहा मैंने भी, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 क्वेश्चन और है इसके बाद। इन द चैप्टर वाटर ओ वाटर ऑफ ईवीएस क्लास 3rd अंकल गेव हिरन एंड छुटकी, हिरन ही है, कुछ और नाम होगा यार इस बच्चे का, हिरेन, राइट, हाँ, उनका पता नहीं हिरन कैसे हो सकता है ना, एक तो हिंदी के नाम इंग्लिश में लिख के कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। हिरेन एंड छुटकी को एक मैंगो दिया अंकल ने, मैंगो पन्ना दिया, मैंगो नहीं दिया, मैंगो पन्ना लिक्विड होता है, पता है आपको मैंगो पन्ना, ठीक, मैंगो शेक मान लो आप। इन स्टील टम्बलर्स, एक स्टील के ग्लास में मैंगो शेक दिया, मैंगो पन्ना दिया, अलग होते हैं हालांकि दोनों। छुटकी आस्क्ड फॉर पन्ना ओनली इन अ ग्लास टम्बलर, छुटकी ने कहा मेरे को तो कांच के ग्लास में चाहिए, ये स्टील वाले में नहीं चाहिए। अंकल पोर्ड द पन्ना इन अ ग्लास टम्बलर, अब अंकल ने क्या किया, अंकल बेचारे लेकर के आए कांच का ग्लास, बच्चे हैं हमारे सरदर्द घर में, ये सोच करके, या बच्चे तो बच्चे होते हैं, और उन्होंने ग्लास वाले टम्बलर में डाल दिया वो, ठीक। छुटकी कंप्लेंड
अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। राहुल चाय बना रहे हैं, आवाज आ रही है मेरे को। वो नहीं यूज कर सकता ये प्रॉपर ढक ढक ढक, मैं फील तो इसी में आता है वैसे। चलो चाय पियोगी ना तुम? चलिए, कॉफी किसी को पीनी थी, चाय पिलाएंगे, आ जाइए। अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, यानी अंकल आपने मेरे को पन्ना कम दिया है। अब छुटकी की नई शिकायत आ गई। अब छुटकी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू पियाजेस लर्निंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसीलिए मैं कहती हूँ भैया सीडीपी जो है वो महत्वपूर्ण है, ये आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगी। अब पियाजे का क्वेश्चन ईवीएस में भी डाल देते हैं, मैथ्स में भी डाल देते हैं टाइम्स, है ना, ठीक है। पोल एक क्वेश्चन आगे चल रहा है। अरे देखिए, अब यहां पे एक चीज समझनी है हमें, छुटकी और हिरेन दो लोग थे। अगर सिर्फ छुटकी होती तो शायद छुटकी ये बात नहीं कहती। एक तरफ है, हिंदी में लिखते हैं आज छुटकी, ऐसे लिखते हैं ना छुटकी, तो छुटकी है एक तरफ, क्यूट लिटिल छुटकी, है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाल बनाते हैं ना स्टीरियोटिपिकल वे में, तो ये छुटकी है। और इधर है हिरेन, ठीक है, इधर है क्या, हिरेन। हिरेन बेचारा जेंटलमैन हिरेन, छुटकी थोड़ी शैतान है ना, क्योंकि इसको अब अंकल ने क्या दिया, बीच में अंकल फंसे हुए हैं। अंकल ने एक स्टील के ग्लास में या स्टील टम्बलर में क्या दे दिया, आम पन्ना दे दिया। बराबर दिया होगा, दोनों ग्लास एक जैसे दिखते होंगे। किसको, छुटकी को भी और हिरेन को भी, ठीक है। छुटकी को बेचैनी हुई, छुटकी ने कहा अंकल अंकल स्टील ग्लास नहीं चाहिए मेरे को दे दो ग्लास में, यानी कांच के ग्लास में दो, स्टील में नहीं चाहिए। तो स्टील में नहीं चाहिए, अंकल गए उठ के और एक कांच का ग्लास लेकर के आए। अब कांच के ग्लास की शेप और साइज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वो थोड़ा चौड़ा हो सकता है, वाइड हो सकता है ना। अब क्या आ गया, कांच का ग्लास हो गया। हालांकि ग्लास ऐसा नहीं होता, मेरी ड्राइंग को अगर आपने जज किया तो फिर तो क्या ही कहेंगे। अच्छा ये वाला ग्लास मैं बना देती हूँ, है ना, ठीक है ना, इतना ही बन पाएगा यार, इससे ज्यादा ग्लास नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये करना था, मग बना दूं, अरे वॉटेवर, ठीक है। इतनी ही ड्राइंग आती है मुझे, मेरे जीवन की सारी ड्राइंग यूज हो गई यहाँ। अगर हम कहें तो छुटकी को कांच के ग्लास में डाल करके दे दिया अंकल ने स्टील वाले से। अब छुटकी को दिख रहा है मेरे भाई के पास ज्यादा है, इसमें तो कम ही रह गया क्योंकि ये चौड़ा हो सकता है बर्तन। छुटकी को कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है, डिसेंटर नहीं कर पा रही है छुटकी। और ये कौन सी उम्र में होता है ये कंजर्वेशन या ये वाला जो इशू है, ये होता है कि शेप और साइज के बदलने पे क्वांटिटी या वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये बात 7 से 11 वर्ष में समझ पाता है बच्चा, लेकिन छुटकी समझ नहीं पा रही। इसका मतलब छुटकी 2 से 7 वर्ष की उम्र में है। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी 2 सब स्टेजेस भी कल ही आपको बताई थी, ठीक है। छुटकी और छुटकू देखो एक बार, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज में छुटकी है अभी। क्योंकि अगर वो समझ पाती तो फिर ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता। ये डिसेंटर नहीं कर पा रही, वो कंजर्वेशन नहीं आता, इसलिए हो रहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि फॉर एन ईवीएस टीचर एट प्राइमरी लेवल, कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाला ईवीएस टीचर जहां पे बच्चों की उम्र 6 से 11 वर्ष है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज पॉसिबल, जहां पे विभिन्न बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे हैं, ना सब एक जैसा सोचते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है कि आप लोग अभी 12,500 लोग अगर इतनी रात को जुड़े हुए हैं 11 बजे, है ना, जो नुक्ता लग गया 11 बजे, तो 11 बजे 12,000 लोग अगर जुड़े हुए हैं तो क्या ये 12 के 12,000 लोग एक जैसे होंगे अपने इंटरेस्ट में? सबको सेम चीज में रुचि होगी? नहीं हो सकती। कुछ लोगों को सेम भी हो सकती है, इनके इंटरेस्ट में, इनके एप्टीट्यूड में। किसी को जल्दी समझ में आ जाता होगा, किसी को देर में समझ आता होगा। कोई कहेगा अरे समझ तो आ गया यार आगे बढ़ो, दूसरा कहेगा नहीं नहीं थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। लर्निंग का पेस अलग है, लर्निंग की स्टाइल अलग है। किसी को एग्जाम्पल से समझ आता है, किसी को पिक्चर से समझ में आता है, किसी को जोक्स से समझ में आ जाता है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। कोई भी 2 लोग दुनिया में एक जैसे नहीं होते, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस सब में बराबर होंगे जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस में तो हालांकि आईक्यू जो है 60% लोगों का, मोर देन 50%, आधी दुनिया की जो आबादी है, आईक्यू एवरेज आईक्यू होता है हमारा सबका। तो आईक्यू में तो फिर भी कॉमन आपको ग्राउंड मिल सकता है। 1-2% लोग होते हैं जो बहुत जीनियस होते हैं, 1-2% लोग ही होते हैं जो बिल्कुल रिटार्डेड होते हैं। तो ये विभिन्नताएं हैं, ना हम दिखने में सेम होंगे सारे, ना हम सेम जाति, समूह, संप्रदाय, आर्थिक स्थिति, बहुत सारे ग्राउंड्स पे डिफरेंट होते हैं। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं कि कोई भी, जैसे बोला जाता है ना 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो वही बच्चे विभिन्नता में एकता की बात करनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करेंगे यहाँ पे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डील करने के लिए आप क्या करेंगे? बाय गिविंग इंडिविजुअल होम असाइनमेंट्स,
भैया सबको कह दो घर से काम करके लाना, हमसे तो डील हो ही नहीं पाएगा, ये सबसे खराब तरीका हो गया। एज इट इज एन इजी टास्क, कहेंगे कि आसान टास्क है इसलिए घर से ही कर लाना यार। बाय मेकिंग स्टूडेंट्स वर्क इन हेट्रोजेनस ग्रुप्स, अभी कल परसों बात हुई थी ना इस पे, यानी विषम समूहों में कार्यों को देंगे बच्चों को। बाय टीचिंग ऑल चैप्टर्स इन अ सिमिलर मैनर, जब बच्चे डिफरेंट हैं तो एक तरीका क्यों होगा सिखाने का, मल्टीपल वेज में सिखाइए किसी भी चीज को, किसी को एक्टिविटी कराइए, किसी को ऑडियो से कुछ सुनाइए, किसी को पिक्चर दिखाइए, है ना, डिफरेंट तरीके। पिक्चर मतलब मूवी नहीं, इमेज, ठीक है ना, फोटोग्राफ। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो सी ऑप्शन आप में से 68% लोग सही कह रहे हैं, यानी सी ओनली, यानी सी जो है इन सब ऑप्शंस में बेटर है। बाय मेकिंग स्टूडेंट्स वर्क इन हेट्रोजेनस ग्रुप्स, देखिए दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, कल कोई पूछ रहा था ना हेट्रोजेनस और होमोजीनियस क्या होता है। हेट्रोजेनस और होमोजीनियस, हम कोशिश करते हैं हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करें, विषम समूह बनाए, सम समूह ना बनाए। सम का मतलब एक जैसे हैं, जहां सब, जब सब एक ही जैसे हैं तो नया क्या सीखेंगे एक दूसरे से, हम डिफरेंट होंगे तब तो नई नई चीजें सीख पाएंगे ना। तो अगर हम बात करें यहां पे तो हेट्रोजेनस ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करने के लिए बनाए जाने चाहिए, हेट्रोजेनस ग्रुप्स, ठीक है, यानी विषम समूह, विषम समूह, ठीक है बात या नहीं, ठीक है। होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं दूसरे, होमोजीनियस का मतलब है यहां सम, मतलब लगभग सेम क्षमताओं वाले बच्चे एक साथ बैठेंगे, सम समूह, राइट। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, बेटर कौन सा है, एनी डे बेटर है हेट्रोजेनस ग्रुप्स, कहीं कहीं पे इसको काम में ले लेते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होमोजीनियस को हम अवॉइड करते हैं। अब होमोजीनियस कई प्रकार से हो सकता है, सेम एज के बच्चे हैं तो एज तो लगभग सेम ही होती है एक क्लास में, क्योंकि आरटीई जो है उसने होमोजीनियस बनाया हुआ है क्लास को एज वाइज, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे कक्षा 1 से 8 के बीच में होंगे, तो एज वाइज तो होमोजीनियस होगा तो चल भी जाएगा। लेकिन आपका क्षमता, सारे बच्चे हैं जो 50% लाने वाले बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, है ना, जो मैथ्स में अच्छे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो इंग्लिश में अच्छे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, ये है होमोजीनियस ग्रुप। कि इंग्लिश में जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो 30% आने वाला बच्चा, ऐसा करते हैं ना कई बार कि सेक्शन ए में वो बच्चे हैं जिनके 90% आ रहे हैं, बी सेक्शन में उन बच्चों को डाल दिया जिनके 33% आ रहे हैं। तो मान लेते हैं मैथ्स अच्छी है जिन बच्चों की, जो अच्छे नंबर लाते हैं मैथ्स में, उनको एक ग्रुप में डाल दिया सारे बच्चे। जो फर्स्ट आते हैं या जो बेसिकली शुरू के टॉप 10 हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, है ना, जो टॉप स्कोरर्स हैं अगर मैं कहूं, ये होमोजीनियस है। इसमें नया सीखने की संभावना कम होती है कि जिस बच्चे को मान लीजिए ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो उनको उनका एक ग्रुप बना दिया, बाकी बच्चों का एक ग्रुप बना दिया। जबकि हमारा ग्रुप कैसा होना चाहिए, मिक्स्ड ग्रुपिंग होनी चाहिए, विषम, मतलब अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें सीखें। एक बच्चा है जिसको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, दूसरा बच्चा है जिसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, तीसरा बच्चा है जिसका गणित बहुत अच्छा है, तो सब एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। हेट्रोजेनस ग्रुप में विभिन्नता में एकता की बात सीख पाएंगे, रहना सीख पाएंगे एक साथ, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। ऐसे ही जब हम बात कर रहे थे कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वहां पे होमोजीनियस ग्रुपिंग होती है एक तरह की। होमोजीनियस मतलब किस सेंस में, वो जेंडर वाइज होमोजीनियस, जेंडर वाइज क्या, जो ये चीज अब कहीं की कहीं जा रही है बट ये जरूरी है यही समझना। अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से 6 वर्ष के बच्चे जब छोटे होते हैं, इससे पहले तो बिल्कुल ही अकेला रहेगा बच्चा या फिर ज्यादा ग्रुप में तो बिल्कुल नहीं खेल पाता। इस उम्र में फिर भी थोड़ी बहुत देर के लिए टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स बनती हैं। लेटर चाइल्डहुड तो गैंग एज है, यहाँ तो खूब ग्रुप्स में खेलेगा बच्चा, है ना। उत्तर बाल्यावस्था, ये यही समझ लेंगे तो ईजी हो जाएगी चीज, है ना, 6 से 12 वर्ष, और ये है आपकी 2 से 6 वर्ष, इसी को टॉय एज भी कहते हैं। अब यहाँ पे जेंडर वाइज होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस ग्रुप बन रहे हैं, भाषा पे ध्यान दीजिएगा, जेंडर वाइज हेट्रोजेनस ग्रुप्स, यानी बच्चा ये नहीं देखता कि वो जिस बच्चे के साथ खेल रहा है उसका जेंडर सेम है या नहीं है। लड़के लड़कियां एक साथ मिलकर के खेल सकते हैं, जेंडर से कोई खास उनको फर्क पड़ता नहीं है, उनको खेलने से मतलब है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अब वो थोड़े से बड़े होंगे तो क्या होगा, अब वो कहीं अरे लड़कियों की तरह रहो या हमारा तो लड़कों का ग्रुप है एंड ऑल, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये जेंडर वाइज होमोजीनियस ग्रुपिंग बन जाती है लेटर चाइल्डहुड में, उत्तर बाल्यावस्था में यहाँ पे होमोजीनियस ग्रुपिंग हो जाएगी कि सेम जेंडर का ही ग्रुप जनरली सामान्य तौर पे बनाते हैं बच्चे। आजकल हालांकि चीजें बदल रही हैं बट ये साइकोलॉजिकल है कुछ हद तक, ये अब चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है ये बात। तो सेम सेक्स वाले बच्चे या सेम जेंडर की ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग यहाँ पे
ये आपको ध्यान रखना है कि खेलते समय बेसिक सी बात है। चलिए, तो ये एक बात हो गई। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। निशा को घर भी छोड़ के आना है। क्या समय हो गया? 11 बज गए। ताला लग गया? बहुत बढ़िया बेटा। तुम आज मेरा ही खून पियोगी क्या? बोलो हाँ। नहीं? अच्छा, डेली पीती हो। मुझे लगा कहीं और का प्लान है तुम्हारा। देखो क्वेश्चन नंबर 29। मैं इसलिए वेट कर रही थी कि बोल दो हाँ, नहीं तो तुम फंस जाओगी। मैं इसके आगे का जोक मेरे पास तैयार था। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट से जवाब दो। 100% डेटा खत्म हो गया, जल्दी करो। अच्छा कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। हाँ, डेटा खत्म हो जाता है इस टाइम तक कई लोगों का। इन लोगों का अगर बस चले तो ये आपकी फोटो ही कॉपी पेस्ट करने लग जाए। देखो एक बार समझो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, क्या है? शमा एक बच्ची है, कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकती, विजुअली चैलेंज्ड है। हिज मदर, एक्सक्यूज मी, हर मदर होगा वैसे तो, हर मदर ब्रिंग, भाई शमा एक बेटा भी हो सकता है, मतलब बच्चा भी हो सकता है, मेल चाइल्ड भी हो सकता है, यहाँ पे मेल ही मानेंगे। शाम होगा या तो ये फिर इन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई होगी। तो शाम या शमा एक बच्चा है और मेल चाइल्ड है। उसकी जो माता जी हैं वो उसको स्कूल लेके आती हैं हर दिन, बट ही डज नॉट लाइक कमिंग टू स्कूल, उसको स्कूल आना नहीं पसंद है। शी टेल्स हर मदर दैट, अब लड़की बन गई है। ये आपके पेपर में गड़बड़ हुई है नॉन लैंग्वेज की, बट कोई नहीं, आपको मतलब रखना है बात क्या कही जा रही है। बट ही डज नॉट लाइक टू कमिंग टू स्कूल। शी टेल्स हर मदर दैट शी हैज नो फ्रेंड्स एंड डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन दी क्लास, के ना तो उसके कोई दोस्त हैं और उसको समझ नहीं आता क्लास में क्या पढ़ाया जाता है। यानी दृष्टिबाधित बच्ची है जो देख नहीं सकती, ब्लाइंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर शमाज टीचर टू डू फॉर हर, यानी एज अ टीचर, आप शमा के टीचर हैं, आपको क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को इंक्लूड करना है। भाई आपकी क्लास में जीनियस बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी क्लास में विजुअली चैलेंज्ड बच्चा भी हो सकता है, स्पेशल नीड वाला बच्चा भी हो सकता है, एवरेज बच्चे भी होंगे, सबको इंक्लूड करना है। इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो ये समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन आपसे यहां भी पूछ लिया गया है। क्या करेंगे आप एज अ टीचर, क्या अप्रोप्रिएट है? पहला ऑप्शन है टॉक टू शमा एंड एक्सप्लेन दैट रीडिंग इज इंपॉर्टेंट टू हर। मतलब कितनी बेवकूफी भरी बात है। या तो आप रीडिंग की बात ही कर रहे हैं तो ब्रेल लिपि की बात करें जो लुई ब्रेल ने इजाद की थी। यहाँ पे रीडिंग करनी चाहिए शमा को, ये कहेंगे आप उसको। जिसको देखने में दिक्कत है, जो देख नहीं सकता बच्चा, उसको रीड करने के लिए कहेंगे। ये हो गई मूर्खता, ये गलत हो गया। टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, आस्क देम टू बी फ्रेंड शमा, यानी बच्चों से बात करके कहेंगे बेटा इससे दोस्ती करो, शमा से दोस्ती करो, चलो चलो। सी ऑप्शन है टुगेदर विद ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास प्लान अ प्ले विद शमा प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर शमा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएंगे। यानी सभी विद्यार्थियों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि भाई हम शमा को भी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। बजाय कि ये कहने के कि शमा से दोस्ती करो, दोस्ती इंपोज थोड़ी कर सकते हो, जबरदस्ती थोड़ी करा दोगे दोस्ती। तो आप सभी बच्चों को इंक्लूड करोगे, एक प्लान बनाओगे कि बच्चा शमा को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। टॉक टू द टीचर्स, तो दोस्ती अपने आप हो जाएगी। टॉक टू द टीचर्स टू मेक श्योर दैट व्हाट इज टॉट इन द क्लास इज अंडरस्टूड बाय शमा। आप टीचर्स से भी बात करेंगे कि शमा का विशेष ध्यान रखा जाए, उसको इंक्लूड किया जाए, उसको भी चीजें समझ में आए, इस तरह से पढ़ाया जाए। तो सी और डी यहाँ सही है, जो कि सी ऑप्शन में है, यानी 60% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। समझ आ गया ना? ऊपर के दोनों ऑप्शंस बेटर नहीं थे और चारों हम इंक्लूड कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी सवाल आज का। यूजिंग टेक्स्ट बुक्स एज अ रिसोर्स इन ईवीएस, यानी टेक्स्ट बुक क्या है? एक रिसोर्स है, और हम पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में टेक्स्ट बुक को, पाठ्य पुस्तक को जब एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा बताइए। पोल वाली मैम हैप्पी बर्थडे, ये कहां से शुरू हो जाता है? कुछ भी, हर दिन किसी का भी बर्थडे मना लेते हो यार, हैं? अभी गया उसका बर्थडे 21 मार्च 11, भगवान बचा लेना। हाँ 21/11 को निखिल का होता है, मेरा एक फ्रेंड है, याद आ गया मुझे। मतलब मुझे 2 बर्थडे याद आए मार्च में, सोमी का भी तो होता है। चलो खैर, अब देखिए सेम डे होता है क्या? नाइस, एक दिन आगे पीछे, चलो खैर कोई बात नहीं। तुम्हें तो गिफ्ट भी दिया था इस बार, इतना सा नाइस। देखिए, यूजिंग टेक्स्ट बुक्स एज अ रिसोर्स इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग, यानी अगर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का क्या प्रयोग होगा? देखिए, इज लेस इफेक्टिव इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स, यानी कि भैया जो प्रोसेस स्किल्स हैं, यानी थिंकिंग स्किल्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे बच्चे में बुक का इस्तेमाल करके। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड एवरीवन, यानी सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा बुक्स के द्वारा।
तो एक्टिविटी के द्वारा तो ज्यादा बेहतर हो सकता था ये, अगर एक्टिविटी करा देते तो ज्यादा सम्मिलित हो जाते, ग्रुप एक्टिविटी करा देते। प्रमोट्स कोऑपरेशन अमॉन्गेस्ट लर्नर्स, कोऑपरेशन भी ग्रुप एक्टिविटी से ही होता, ग्रुपिंग से कोऑपरेशन ज्यादा बेहतर होता किताब की बजाय। इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, हाँ भैया नेसेसरी है, नितांत आवश्यक है, बट दैट डजंट मीन के सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नेसेसरी है। तो बेटर ऑप्शन है प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है, यानी लेस इफेक्टिव इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स, यानी वो स्किल्स, ऑब्जर्वेशन की स्किल, आपकी इन्फरिंग की, निष्कर्ष पे पहुंचने की स्किल, आपकी क्लासिफिकेशन की चीजों को बांट कर पाएगा बच्चा जब उसको रियल लाइफ में दोगे चीजें, है ना, तो एक्टिविटी से बढ़ेंगी वो सब भी, ठीक। आपकी थिंकिंग स्किल्स, ये सब क्या है, ये आपकी एक्टिविटी से या रियल लाइफ एनवायरनमेंट में ले जाने से बच्चे की डेवलप होंगी, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से। तो आपको ध्यान रखना है एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कराना है, और टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्स इन द क्लासरूम, यानी पाठ्य पुस्तक कक्षा में बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन का रोल प्ले करती है, ना कि एकमात्र संसाधन का, यानी टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली रिसोर्स इन द क्लासरूम, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक को सब कुछ या सर्वसर्वा नहीं बना लेना है, ऑलमाइटी नहीं है, वन ऑफ द रिसोर्सेज है। तो टेक्स्ट बुक का ज्यादा यूज अगर ईवीएस में करेंगे, जबकि ईवीएस में एक्टिविटी का यूज ज्यादा होना चाहिए, तो हमारी जो प्रोसेस स्किल्स है बच्चे की, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, निष्कर्ष पे पहुंचना हो, इन्फरिंग हो, प्रेडिक्शन हो, वो नहीं ठीक से डेवलप हो पाएगी, ठीक है। अब बात सही है, हाँ देखो कोई कह रहा है कि ओ माय गॉड पहले कोई आंसर नहीं दिया था सही, अब सब चेंज कर रहे हैं, हाँ इसी को चीटिंग कहते हैं बीके सुगंधा। चलिए खैर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आज के सेशन में। 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के सारे आपके क्वेश्चंस थे, एक सेट पूरा है ना। धन्यवाद। बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें जीवन में, ठीक है ना। कोई आपके साथ हो ना हो, आप अपने साथ होने जरूरी है, ठीक है ना। चलिए पोल वाली दीदी को देखना है, मैम को देखना है, आ जाइए। तो आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए, अच्छा ये बता देना। इनको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे पोल वाली दीदी या व्हाटएवर, तो आपको मिल जाएंगे, किसी ना किसी चैनल ने मुझे लग रहा है डाला हुआ, बीच में निकाल के एक दिन दिखाया था। आउट ऑफ 30 जो है वो कितने ठीक हुए ये आप बताएंगे।